बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर पेरेंट्स एंड स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम। स्टूडेंट्स, आज हमने अपना नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करना है विच इज़ पॉल्यूटेंट एंड देयर इफ़ेक्ट्स ऑन एनवायरनमेंट। स्टूडेंट्स, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि वर्ड पॉल्यूटेंट का मतलब क्या है। मैंने पहले ही इसको मेंशन कर दिया। पॉल्यूटेंट कहते हैं आलूदा मादे या ऐसे कंपोनेंट्स जो कि इन फ्यूचर कॉज बनते हैं, वजह बनते हैं पॉल्यूशन की। ठीक है, और पॉल्यूशन को हम उर्दू में आलूदगी कहते हैं। अगर मैं बात आपके सामने पॉल्यूशन की करूं तो मैंने पॉल्यूशन के हवाले से कुछ बातें नीचे डिस्कस की हैं। जैसे अगर हम बात पॉल्यूशन की टाइप्स की करें तो यहाँ पर मैंने 4 टाइप्स मेंशन की हैं जो कि हम अपनी रूटीन लाइफ में सुनते भी हैं और जिनके बारे में हमें कुछ ना कुछ पता भी है। ठीक है जी। जिस तरह अगर हम बात पॉल्यूशन की करें, द फर्स्ट टाइप ऑफ द पॉल्यूशन इज़ एयर पॉल्यूशन। ठीक है, हवा की आलूदगी। द सेकंड इज़ लैंड पॉल्यूशन। ठीक है, लैंड यानी जो ज़मीन होती है उसकी आलूदगी। द थर्ड इज़ वाटर पॉल्यूशन, पानी की आलूदगी। एंड द फोर्थ इज़ नॉइस पॉल्यूशन, शोर की आलूदगी, एटसेट्रा। ठीक है, ये मैंने आपको मेजर पॉल्यूशन की टाइप्स बता दी हैं। अब मैंने आपको वर्ड पॉल्यूटेंट्स और पॉल्यूशन के बारे में बता दिया। अब हम आगे चैप्टर का नाम दोबारा रीड करते हैं ताकि हमें पहले चैप्टर के नाम के बारे में अच्छी तरह पता होना चाहिए, फिर हम इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। तो पॉल्यूटेंट्स एंड देयर इफ़ेक्ट्स ऑन एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट किसको कहते हैं? एनवायरनमेंट कहते हैं माहौल को, वो जगह जहाँ पर ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स, जितने भी जानदार हैं वो रहते हैं। ठीक है, लाइक एनिमल्स जिनमें ह्यूमन बीइंग्स आ जाते हैं और दूसरे लिविंग ऑर्गेनिजम्स। तो अगर पॉल्यूटेंट यानी आलूदा मादे होंगे तो ये किस चीज़ का कॉज बनेंगे? पॉल्यूशन का। और जो पॉल्यूशन है वो आपकी हवा को, आपकी ज़मीन को, आपके पानी को, इन चीज़ों को क्या कर देती है? गंदा कर देती है। ठीक है, कंटामिनेट कर देती है। तो स्टूडेंट्स, हमारा जो टॉपिक जिसके बारे में हमने फर्दर डिस्कशन करनी है इसमें वो है एयर पोल्यूशन या एयर पोल्यूटेंट्स। ठीक है, तो इससे पहले कुछ हम रीडिंग कर लेते हैं ताकि हमें कुछ अंदाज़ा हो जाए कि हम क्या बातें कर रहे हैं। आ जाइए चैप्टर के स्टार्ट में। द इन्वायरमेंट वी लिव इज़ नॉट एज क्लीन एज इट शुड बी। यानी जिस माहौल में हम रहते हैं ये उतना साफ़ सुथरा नहीं है जितना इसको होना चाहिए। वेरियस नेचुरल एंड ह्यूमन एक्टिविटीज़ कंटामिनेट इट विद हार्मफुल सब्सटेंसेस। यानी कंटामिनेट का मतलब होता है पोल्यूट करना, यानी गंदा करना, आलूदा करना। कुछ ऐसे सब्सटेंसेस हैं जो कि नेचुरली या ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से बन चुके हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा जो है वो आपके इन्वायरमेंट को ख़राब कर रहे हैं। जिस तरह के डस्ट स्टॉर्म्स, जो तूफ़ानात आते हैं या तूफ़ान आते हैं, रोटिंग ऑफ वेजिटेशन, वोल्केनिक इरप्शन एटसेट्रा आर द नेचुरल फिनोमिना which release dust particles and poisonous gases in the environment। यानी ये कुछ जो प्रोसेसेस हैं जैसे रोटिंग ऑफ वेजिटेशन है, यानी जो पौधे वगैरह होते हैं उनका गलना सड़ना, वोल्केनिक इरप्शन आतिशफ़शां, ये जो पहाड़ों के ऊपर से ब्लास्टिंग होती है उसको कहते हैं। ये कुछ नेचुरल प्रोसीजर्स हैं जिसकी वजह से पोल्यूशन होती है और आपका इन्वायरमेंट जो है वो काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्टेड होता है। ऑन दी अदर हैंड, बर्निंग ऑफ फ्यूल इन दी व्हीकल्स। बेटा, बर्निंग ऑफ फ्यूल्स का मतलब क्या है? अगर आपको अंदाज़ा हो तो 3 ऐसे वर्ड्स हैं जो कि आपने पहले भी डिस्कस किए हैं प्रीवियस क्लासेस में, जिसे हम कहते हैं कोल, द सेकंड इज़ पेट्रोल एंड द थर्ड इज़ नेचुरल
गैस, नेचुरल गैस, ठीक है। कोल कोयले को कहते हैं, पेट्रोल पेट्रोल को ही कहते हैं, और नेचुरल गैस जो कुदरती गैस है। इन तीनों वर्ड्स को मिलाकर आपने पहले भी सुना हुआ है, इनको हम क्या नाम देते हैं? फॉसिल फ्यूल। फॉसिल फ्यूल। तो बेटा ये फॉसिल फ्यूल्स जो हैं ये सिर्फ और सिर्फ ह्यूमन बीइंग्स यानी इंसान जो हैं, ह्यूमंस, वो इस्तेमाल करते हैं अपनी नीड्स को पूरा करने के लिए। जैसे कोयले का इस्तेमाल जो है वो किया जाता है, काफ़ी ज़्यादा इसका यूज़ है, इसको इंडस्ट्री में भी यूज़ किया जाता है और डोमेस्टिक लेवल पे भी इस्तेमाल किया जाता है। इसी तरह पेट्रोल जो है ये डिफरेंट, जो आप देख सकते हैं हमारी कार्स हैं, जितनी भी व्हीकल्स हैं जिसमें कार, बस, ट्रेन एट्सेट्रा जितनी चीज़ें हैं वो सारी पेट्रोल पे चल रही हैं। उसके बाद नेचुरल गैस जो हमारे घर में यूज़ होती है। इन शॉर्ट ये तीनों चीज़ें जो हैं जिनको हम फॉसिल फ्यूल कह रहे हैं, ये हम बहुत ज़्यादा जो है इनका इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसकी वजह से बहुत सी ऐसी गैसेस बन रही हैं जो कि आपके इन्वायरमेंट को बहुत ज़्यादा ख़राब कर रही हैं। अच्छा जी, उन्होंने अभी लिखा हुआ है बर्निंग ऑफ फ्यूल्स इन दी व्हीकल्स एंड इंडस्ट्री एंड मैनी अदर ह्यूमन एक्टिविटीज़ आर रिलीजिंग पॉइजनस कंपाउंड्स इन द इन्वायरमेंट। अब वो कौन सी एक्टिविटीज़ हैं वो मैंने आपको पहले ही बता दिया, आपने याद रखना है वर्ड फॉसिल फ्यूल, ठीक है, फॉसिल फ्यूल, जिसमें आपके पास कोल, पेट्रोल और नेचुरल गैस आ जाती है। अच्छा जी, द पॉइजनस एंड हार्मफुल सब्सटेंसेस which pollute the air environment are called air pollutants। यानी इधर हम बात जो हमारी डिस्कशन है असल में टॉपिक में वो एयर पोल्यूशन की, या आप इसको वर्ड दे दीजिए एयर पोल्यूटेंट्स, यानी वो कंपाउंड्स जो कॉज बनेंगे पोल्यूशन का। हमारा जो टॉपिक है वो असल में एयर पोल्यूटेंट्स का है, जिसकी हमने फर्दर डिस्कशन करनी है। बाकी जो पोल्यूशन के या पोल्यूटेंट्स का टॉपिक हैं वो आप नेक्स्ट लेवल पे नेक्स्ट क्लासेस में डिस्कस करेंगे। तो बेटा आपका यहाँ पे ये शॉर्ट क्वेश्चन एयर पोल्यूटेंट्स का कवर होता है। आगे चलते हैं। इन दिस चैप्टर वी विल डिस्कस द इफ़ेक्ट्स ऑफ एयर पोल्यूटेंट्स ऑन ह्यूमन लाइफ एंड द इन्वायरमेंट। ठीक है जी, अब आगे मूव करते हैं टॉपिक पे, एयर पोल्यूटेंट्स एंड देयर सोर्सेज। बेटा सोर्सेज का मतलब ज़राए कि एयर पोल्यूटेंट्स बनते कहाँ से हैं या आते कहाँ से हैं। जैसा मैंने आपको बताया कि जितने भी फॉसिल फ्यूल्स हैं आप इनको जब बर्न करते हैं यानी ह्यूमंस, तो इनमें से क्या क्रिएट होती हैं? इनमें से गैसेस क्रिएट होती हैं। कौन सी? पॉइजनस, यानी जहरीली जो गैसेस हैं वो क्या होती हैं? क्रिएट होती हैं। ठीक है, अब उनके नाम लिखे हुए, आइए इनको स्टार्ट करते हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन कैपिटल और उसके साथ कैपिटल ऑक्सीजन, ये इसका सिंबल है। इसी तरह सल्फर डाइऑक्साइड, ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स एटसेट्रा आर द मेन एयर पोल्यूटेंट्स। यानी जो इम्पॉर्टेंट पोल्यूटेंट्स हैं जो कि एयर को ख़राब करते हैं, पोल्यूट करते हैं, वो आपको यहाँ पे मेंशन किए गए हैं। आगे लिखा हुआ है कि पॉइजनस गैसेस प्रोड्यूस ड्यूरिंग द डिके ऑफ डेड ऑर्गेनिक मैटर। डेड ऑर्गेनिक मैटर से मुराद जितने भी, ऑर्गेनिक का मतलब क्या होता है? जिस चीज़ में कार्बन अवेलेबल होता है उसको ऑर्गेनिक कहा जाता है। मैटर का मतलब यहाँ पे मादा होगा। ठीक है, डेड यानी जब वो मर जाता है। डेड ऑर्गेनिक मैटर से मुराद के जितने भी प्लांट्स हैं या एनिमल्स हैं या कोई भी दूसरा लिविंग ऑर्गेनिज्म है, जब वो डिके हो जाता है, ख़राब होना स्टार्ट हो जाता है, तो उसमें से पॉइजनस गैसेस रिलीज़ होना स्टार्ट हो जाती हैं। ठीक है जी। एंड पर्टिकुलेट मैटर लाइक सूट, डस्ट पार्टिकल्स, पोलेंस, मेटेलिक कंपाउंड्स, ठीक है, पोलेंस, मेटेलिक कंपाउंड्स एटसेट्रा आल्सो पोल्यूट द एयर। ये कुछ और पार्टिकल्स हैं जो कि आपकी एयर को क्या करते हैं? ख़राब करते हैं मज़ीद। अब मैंने सामने जो मेंशन किया आपके सामने, वो 3 तरह के इनमें से सोर्सेज के बारे में लिखा हुआ है। द फर्स्ट इज़ कार्बन मोनोऑक्साइड, द सेकंड इज़ सल्फर डाइऑक्साइड एंड द थर्ड इज़ ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन। ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन के नीचे हम NO लिख के इसके नीचे इसकी बेस पर X लगा देते हैं। X मीन्स 1, 2 एंड 3। अगर तो सिर्फ हम NO लिखते हैं लाइक इस तरह, तो ये हो जाएगा नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड। अगर इसके नीचे बेस में 2 लिख दिया जाए तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। डाई का मतलब 2 होता है। जिस तरह सल्फर डाइऑक्साइड में देखिए तो सल्फर मीन्स S, डाई मीन्स
टू, ऑक्साइड मीन ऑक्सीजन, यानी 2 ऑक्सीजन्स। इसी तरह ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन में अगर सिर्फ मैं कहूँ नाइट्रोजन मोनोक्साइड, मोनो का मतलब एक होता है, जैसे आप ऊपर देख सकते हैं कार्बन मोनोक्साइड, ठीक है। डाइऑक्साइड कहूँगा तो 2 ऑक्सीजन, ट्राई कहूँगा तो 3 ऑक्सीजन। तो इस तरह नाइट्रोजन 1 से 3 होते हैं, दैट्स वाई हमने इधर x लिख दिया है, जिसकी बात हम करेंगे उसके हिसाब से हम इसके नीचे जो वैल्यू है, जो नंबरिंग है, वो इसे प्रोवाइड कर देंगे। तो ये मेन एयर पोल्यूटेंट्स हैं। मेन वैसे हमने 4 पढ़े, जिनमें से 3 मैंने आपको निकाल कर बता दिया, क्योंकि इन्हीं से रेलिवेंट जो है हमारा टॉपिक आगे कंटिन्यू होगा। आइए आगे इसको कंटिन्यू करते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कार्बन मोनोक्साइड के बारे में कि कार्बन मोनोक्साइड जनरेट कैसे होता है। कहते हैं जी, कार्बन मोनोक्साइड इज़ प्रोड्यूस्ड बाय द इनकम्प्लीट कंबस्शन ऑफ कोल। कंबस्शन का मतलब होता है जलना, इनकम्प्लीट यानी मुकम्मल तौर पे ना जलना, यानी जब कोयले को, कोल को जलाया जाता है लेकिन मुकम्मल तौर पे नहीं जलाया जाता, पार्शल कह लीजिए, आधा जलाया जाता है, तब कार्बन मोनोक्साइड क्रिएट होती है, पैदा होती है। एंड अदर फॉसिल फ्यूल्स, द वर्ड फॉसिल फ्यूल्स रेफर्स, मैंने पहले भी इनके बारे में ऊपर बता दिया है, कोल, पेट्रोल, नेचुरल गैस, और आगे ब्रैकेट में भी ये लिखा हुआ है नेचुरल गैस, पेट्रोल और ऑयल लिखा हुआ है, एटसेट्रा। स्मोक रिलीज्ड फ्रॉम मोटर व्हीकल्स एंड इंडस्ट्रीज इज़ द मेन सोर्स ऑफ कार्बन मोनोक्साइड। यानी आप अब व्हीकल यूज़ करते हैं, गाड़ी वगैरह यूज़ करते हैं, तो अल्टीमेटली सी बात है, उसमें आप क्या चीज़ यूज़ करेंगे? पेट्रोल। ठीक हो गया। इंडस्ट्रीज़ वगैरह में भी आपने काफ़ी ऐसी वर्किंग करनी होती है जहाँ पे आपने हीट वगैरह प्रोड्यूस करवानी होती है या यूज़ करनी होती है, केमिकल्स को देनी होती है, तो वहाँ पर भी हीट के लिए पेट्रोल को यूज़ किया जाता है। अच्छा जी, आगे चलते हैं। नेक्स्ट, सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड इज प्रोड्यूस्ड बाय बर्निंग ऑफ कोल और ऑयल इन फैक्ट्रीज। ठीक हो गया जी। स्मोक रिलीज्ड फ्रॉम थर्मल पावर स्टेशंस यूजुअली कंटेन सल्फर डाइऑक्साइड। वो ये बता रहा है कि जो पावर स्टेशंस होते हैं वहाँ से जो स्मोक रिलीज़ होता है उसमें भी सल्फ़र डाइऑक्साइड होती है। उसके अलावा अगर कोयले को जलाया जाए तो वहाँ पे भी सल्फ़र डाइऑक्साइड क्रिएट होती है। लेकिन कार्बन मोनोक्साइड और सल्फ़र डाइऑक्साइड के अंदर जो कोयला जलाया जाता है यानी कोल, ऊपर कार्बन मोनोक्साइड में इनकम्प्लीट लिखा हुआ है, नीचे उसके साथ इनकम्प्लीट नहीं लिखा हुआ। इट मीन्स डैट नीचे कंप्लीट कंबस्शन होती है। ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन आर प्रोड्यूस्ड बाय बर्निंग ऑफ कोल, ये बात सेम है तीनों में। एंड ऑयल एट हाई टेम्परेचर इन इंडस्ट्रीज एंड व्हीकल इंजन्स। ठीक हो गया जी। अब अगली बात आने लगी है क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स की। अब आपने ये देखा होगा कि मैंने यहाँ पे क्लोरोफ्लोरोकार्बन को मेंशन नहीं किया हुआ। उसकी रीज़न बेटा कुछ इस तरह की है कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो गैस थी जिसके बारे में अभी हम पढ़ने लगे हैं, इसके अंदर 3 तरह के आपको एलिमेंट नज़र आएंगे। द फर्स्ट इज़ क्लोरीन, द सेकंड इज़ फ्लोरीन एंड द थर्ड इज़ कार्बन। और स्टूडेंट्स ये मैं आपको बताता चलूँ कि ये काफ़ी डेंजरस गैस थी और जिन एप्लाइंसेस के अंदर यानी जिन भी टूल्स के अंदर या मशीन्स के अंदर इसको यूज़ किया जाता था या ये आती थी उनके अंदर, अब इसको यहाँ से दुनिया से ख़त्म कर दिया गया क्योंकि इसका बहुत ज़्यादा नुकसान था एयर में और ये बहुत बड़ा एयर पोल्यूटेंट कंसीडर होती थी ये गैस। दैट्स वाई इसको रिमूव कर दिया गया। आइए इसके बारे में पढ़ते हैं। क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स आर द कंपाउंड्स विच कंटेन क्लोरीन, फ्लोरीन एंड कार्बन एटम्स, एक से ज़्यादा होते हैं। क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स आर यूज्ड इन एरोसोल स्प्रे, ये जितने भी स्प्रेज वगैरह यूज़ किए जाते हैं, एयर फ्रेशनर्स होते हैं और जितने भी स्प्रेज हैं उन्हें एरोसोल्स कहते हैं। रेफ्रिजरेटर्स का आपको पता होगा, एयर कंडीशनिंग सिस्टम, एसी वगैरह, इनमें जो है वो क्लोरोफ्लोरोकार्बन नामी गैस जो थी वो मौजूद होती थी। अब होता क्या था, ऑन लीकेजेस फ्रॉम दीज एप्लाइंसेस, इन जो अप्लाइंसेस हैं जिन चीज़ों में हमने पढ़ा कि CFCS यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस अवेलेबल होती है, किसी भी वजह से अगर लीकेज हो जाती, उसमें कोई तार वगैरह कट जाती तो ये गैस रिलीज़ होती और ये रिलीज़ होने के बाद डायरेक्ट जो है वो ऊपर कहाँ पर जाती, एटमॉस्फेयर में, और वहाँ पे जाकर एयर पोल्यूटेंट का कॉज बनती। क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स एंटर द एयर। तो फॉसिल फ्यूल like coal, natural gas, petrol, etc. and aerosols are the main sources of air
पोल्यूटेंट्स, यानी ये मेन सोर्सेज थे, मेन वजूहात थी। ठीक हो गया जी। अब आप नेक्स्ट पेज पे आ जाइए, पेज नंबर 48 पर। देन हम इसको स्टार्ट करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक को, विच इज़ प्रॉपर्टीज़ एंड इफ़ेक्ट्स ऑफ एयर पोल्यूटेंट्स ऑन ह्यूमन ऑर्गन सिस्टम। यानी हमारे जो बॉडी का सिस्टम है, जिसको हम ऑर्गन सिस्टम्स कहते हैं, जिस तरह हमारी बॉडी में 7 सिस्टम्स मौजूद हैं। आपने प्रीवियस क्लासेस में भी ये पढ़ा होगा कि लाइक सर्कुलेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, इस तरह करके 7 सिस्टम्स हमारी बॉडी में अवेलेबल हैं। अब ये जो एयर पोल्यूटेंट्स हैं ये क्रिएट तो हो रहे हैं, लेकिन इनका बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट जो है वो ह्यूमन की बॉडी पर भी है। जिस तरह ये आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाती हैं, ये जो गैसेस हैं जो कि एयर पोल्यूटेंट बनती हैं। जिस तरह हम बात स्टार्ट करते हैं कार्बन मोनोक्साइड की। बेटा मैं आपको ये बता दूं कि कार्बन मोनोक्साइड एक ऐसी गैस है जो कि कलरलेस है, जिसका कोई कलर नहीं होता, ठीक है, ऑडरलेस है, खुशबू भी नहीं होती, और एक इम्पॉर्टेंट बात कि ये एक पॉइजनस गैस है, जहरीली गैस है। ठीक है, अब होता क्या है कि ये गैस जो है ये डायरेक्ट ह्यूमन के ब्लड के अंदर एंटर करती है। होता कुछ इस तरह, अगर हम इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करें, मैं आपको थोड़ी सी इसकी एक्सप्लेनेशन बताऊं, तो बात कुछ इस तरह की है कि हमारा जो ब्लड होता है, हमारा जो खून है, उसको नीड होती है ऑक्सीजन गैस की। ऑक्सीजन आती है हमारे ब्लड में एंटर करती है। अब आपको ये पता होना चाहिए कि हर एक चीज़ का यूनिट होता है, ठीक है। तो इसी तरह आपने ये याद रखनी है ये बात कि हमारा जो ब्लड है, इस ब्लड का भी एक यूनिट है, उसको हम नाम देते हैं हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन, ठीक है। अगर इस वर्ड को थोड़ा सा एक्सप्लेन करूं तो हीम असल में वर्ड जो है आयरन को कहते हैं, और आयरन का सिंबल Fe है, ठीक है, आयरन। और ग्लोबिन जो है ये असल में एक प्रोटीन है। तो असल में एक प्रोटीन के साथ आयरन जो है ये मिलकर यूनिट बनाती है हीमोग्लोबिन, विच इज़ द यूनिट ऑफ ब्लड। अब होता ये है कि जब बाहर से ऑक्सीजन एंटर होती है आपकी बॉडी में, आपकी बॉडी यानी लंग्स में, और लंग्स के थ्रू आपके ब्लड के अंदर ऑक्सीजन मिक्स होती है, तो वो ऑक्सीजन हर ब्लड के एक एक ड्रॉप के पास, यानी हर एक यूनिट हीमोग्लोबिन के पास जाती है, और यानी आयरन के पास जाती है और इसमें मिक्स हो जाती है। तो इस तरह आपका ब्लड हो जाता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक हो गया। लेकिन जब इन्वायरमेंट के अंदर कार्बन मोनोक्साइड की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी तो ऑक्सीजन की कैरिंग कैपेसिटी क्या हो जाएगी, कम, यानी ऑक्सीजन हमारे ब्लड में कम जाएगा, उसके बरक्स कार्बन मोनोक्साइड जो है वो क्या जाएगी, ज़्यादा जाएगी। जब कार्बन मोनोक्साइड गैस जो है आपकी बॉडी में ज़्यादा कंसंट्रेशन से जाएगी, अगर हम उसका कंपेयर करें ऑक्सीजन गैस से, तो ये बात वाज़ेह है कि आपका ब्लड जो है वो सही तरह ऑक्सीजनेटेड नहीं हो पाएगा, जिस वजह से आपको सफोकेशन होगी, यानी ऑक्सीजन सही तरह नहीं आ रही तो आपका सांस उभरना शुरू हो जाएगा, घुटन फील होगी, विच इज़ कॉल्ड सफोकेशन, और अल्टीमेटली आपकी क्या हो जाएगी, डेथ हो जाएगी। ठीक हो गया। तो ये एक इफ़ेक्ट है कार्बन मोनोक्साइड नामी गैस का। आइए इसे रीड कर लेते हैं। कार्बन मोनोक्साइड इज़ अ कलरलेस, ऑडरलेस एंड पॉइजनस गैस। जहरीली है ना, जब ब्लड में जाएगी तो ये किस्म के जहर के तौर पे, एक किस्म से पॉइजनस के तौर पे काम करेगी। इट अफेक्ट्स द ह्यूमन ऑर्गन सिस्टम्स बैडली, ठीक है, और किस चीज़ का कॉज बनेगी, हेडेक, ब्रेन डैमेज और रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स का ये वजह बनेगी। व्हेन कार्बन मोनोक्साइड रीचेज आवर ब्लड, जब ये हमारे ब्लड खून तक पहुंचती है, इट गेट्स बॉन्डेड विद हीमोग्लोबिन। मैंने आपको बताया हीमोग्लोबिन इज़ द यूनिट ऑफ ब्लड, ठीक है, उसके साथ बॉन्डेड यानी उसके साथ मिक्स हो जाएंगी, एंड रिड्यूसेस इट्स ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी, और ऑक्सीजन की कैपेसिटी को क्या कर देगी, रिड्यूस यानी कम कर देगी। और फिर मैंने आपको इसका रिजल्ट भी बताया, फर्दर मोर क्या होगा, ऑक्सीजन सही तरह जब आपको नहीं मिलेगी, सफोकेशन और अल्टीमेटली डेथ हो जाएगी। इस तरह ये पहली हमारी जो गैस है जिसके बारे में, एयर पोल्यूटेंट है, इसके बारे में हमने डिस्कस कर लिया। अब आगे मूव करते हैं सल्फर डाइऑक्साइड की तरफ। बेटा लिखा हुआ है कि इट इज़ कलरलेस गैस विद इरिटेटिंग स्मेल। इरिटेटिंग यानी चुभने वाली, दिमाग को चुभती है ये गैस, ठीक है। कलरलेस यानी इसका बेरंग है, इसका कोई कलर नहीं है। इट डिज़ोल्व इन रेन वाटर एंड कॉजेज एसिड रेन,
एसिड रेन किसको कहते हैं बेटा? एसिड रेन कहते हैं तेज़ाबी बारिश को। ठीक है, होता कुछ इस तरह है कि आपके इन्वायरमेंट से सल्फ़र डाइऑक्साइड नामी गैस रिलीज़ होती है। ये इन्वायरमेंट से रिलीज़ होती है, ये गैस रिलीज़ होकर ऊपर जाती है, ऊपर क्लाउड्स के पास। क्लाउड्स में वाटर होता है, वहाँ से वाटर के अंदर से H2 निकाल के ये गैस असल में एक एसिड तैयार करती है इन फ्यूचर, विच इज़ कॉल्ड सल्फ्यूरिक एसिड, जिसका फॉर्मूला है H2SO4। ठीक है, इट इज़ द फॉर्मूला ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। मैं लिख देता हूँ स्पेलिंग भी, सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, ये काफ़ी डेंजरस एसिड है क्योंकि ये एसिड ऊपर जाके क्लाउड्स में बनता है और जब बारिश होती है तब वो नॉर्मल रेन नहीं होती, तब जो बारिश होती है इट इज़ कॉल्ड एसिड रेन, तेज़ाबी बारिश होती है इसी सल्फ्यूरिक एसिड की वजह से। एक्सपोजर टू सल्फ़र डाइऑक्साइड कॉजेज़, अब इसकी वजह से सल्फ़र डाइऑक्साइड की वजह से क्या क्या हो सकता है, आपके अंदर क्या चेंजेस आ सकती हैं? ब्रीदिंग डिफ़िकल्टीज़ यानी सांस लेने में दुश्वारी आ सकती है, सांस नहीं लिया जाएगा। निमोनिया, ठीक है जी, ये भी एक बीमारी है लंग्स की, और लंग कैंसर एट्सेट्रा। इस तरह की जो बीमारियां हैं, डिजीज़ हैं, वो आपको हो सकती हैं। आगे चलते हैं अपने नेक्स्ट गैस की तरफ, विच इज़ ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन। आप देख सकते हैं इसमें क्या लिखा हुआ है कि ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन्स आर ऑल टॉक्सिक गैसेस। टॉक्सिक का मतलब जहरीली ही होता है। दे डिज़ोल्व इन रेन वाटर टू कॉज एसिड रेन। अब वही बात, जिस तरह सल्फ़र डाइऑक्साइड ऊपर जाके सल्फ्यूरिक एसिड बनाती है, इसी तरह नाइट्रोजन के ऑक्साइड जो हैं जब ये ऊपर पहुंचते हैं तो वाटर यानी क्लाउड्स के अंदर डिज़ोल्व होकर ये एक एसिड तैयार करते हैं, HNO3। HNO3 को हम नाम देते हैं नाइट्रिक एसिड। ठीक है जी, ये नाइट्रिक एसिड जब प्रिपेयर हो जाता है ऊपर क्लाउड्स में तो ये नीचे की तरफ गिरता है और सेम एसिड रेन का कॉज बनता है। अगर आपसे कोई पूछे कि बेटा एसिड रेन के कंपोनेंट्स के नाम बताएं, यानी कौन से ऐसे एसिड्स हैं जिनकी वजह से एसिड रेन यानी तेज़ाबी बारिश होती है, तो आप कहेंगे जी कि सल्फ्यूरिक एसिड एंड नाइट्रिक एसिड आर द मेन कंपोनेंट्स ऑफ एसिड रेन। लेकिन अब सवाल ये है कि ये ज़मीन पे, अर्थ पे बन कैसे रहे हैं और ये कैसे ट्रैवल करके ऊपर क्लाउड्स तक जा रहे हैं? तो बेटा इसका भी आंसर सिर्फ यही है, ह्यूमन एक्टिविटीज़। जो इंसान हैं, ह्यूमन हैं, उनके कुछ काम ऐसे हैं, जिस तरह फॉसिल फ्यूल्स की बर्निंग करना, उनको जलाना, अनवाइज यानी बिल्कुल भी सोच विचार नहीं करना, बस उनको यूज़ करते जाना सोच विचार के बगैर। यूज़ करने की वजह से जब ये गैसेस बनती हैं तो ये बनकर ऊपर एटमॉस्फेयर में जाती हैं और फिर ज़्यादा नुकसान करती हैं। ठीक है जी, आगे मूव करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ ऑन द पेज नंबर 49। द टॉपिक इज़ इफ़ेक्ट्स ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज़ ऑन इन्वायरमेंट। अब हम मेजर टॉपिक की तरफ आते हैं कि इन्वायरमेंट पे असल में इफ़ेक्ट क्या होता है। ठीक है जी, ह्यूमन एक्टिविटीज़ सच एज बर्निंग ऑफ फ्यूल, एक्सटेंसिव यूज़ ऑफ व्हीकल्स। देखिए व्हीकल्स का यूज़ करने का नुकसान ये है कि जब आप व्हीकल्स ज़्यादा यूज़ करेंगे, लाइक अपनी पर्सनल बाइक, अपनी पर्सनल कार यूज़ करेंगे या दूसरी जितनी भी व्हीकल्स हैं जो चल रही हैं, तो ये तमाम की तमाम किस चीज़ पर डिपेंड करती हैं? पेट्रोल पे। ठीक है, और पेट्रोल क्या है वो मैं आपको बता चुका हूँ, एक फॉसिल फ्यूल की एक कंपोनेंट, एक टाइप है। एरोसोल्स ये भी हम यूज़ करते हैं एनवायरनमेंट के अंदर। फर्टिलाइज़र्स, ठीक है जी, इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स, डेट एट्सेट्रा, एंड डिफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन यानी दरख्तों को काटना, आर अफेक्टिंग द इन्वायरमेंट बैडली। स्टूडेंट्स, ये वो तमाम एक्टिविटीज़ हैं जो कि सिर्फ़ और सिर्फ ह्यूमन ही परफॉर्म कर रहा है। क्यों? अगर डिफॉरेस्टेशन हो रही है, फॉरेस्ट को काटा जा रहा है, तो वो सिर्फ ह्यूमन की नीड के लिए, ह्यूमन को फैसिलिटी प्रोवाइड करने के लिए ऐसा किया जा रहा है। जिस तरह अब एक बात अगर कर ली जाए, ये डाइस बना हुआ है, ये जितना भी फर्नीचर है वो तमाम का तमाम जो है वो लकड़ी से तैयार किया जाता है, विच इज़ कॉल्ड टिम्बर वुड। ठीक है, इसे तामीराती लकड़ी कहा जाता है, जिसको तामीराती कामों में यूज़ किया जाता है। ठीक है, इस तरह ये लकड़ी को काटा जाता है, डिफॉरेस्टेशन की जाती है, ये भी एक इफ़ेक्ट है। आगे टॉपिक आएगा डिफॉरेस्टेशन का, हम देखेंगे कि दरख्तों को काटने पर या दरख्तों को काटने से कितना इन्वायरमेंट को नुकसान होता है।
मैं आपको प्रॉपर डिटेल के साथ बताऊंगा कि कितना ज़्यादा नुकसान है फॉरेस्ट को ख़त्म करने का। ठीक है जी। इसके अलावा एक और 2-3 नाम मैंने आपको पहले बताए, फ्यूल्स जो बर्न किए जा रहे हैं, जलाए जा रहे हैं, इस तरह ये सारी जो एक्टिविटीज़ हैं सिर्फ़ और सिर्फ ह्यूमंस यानी इंसान इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है जी। अब देखते हैं कि इसके नुकसानात क्या हैं, डिसएडवांटेजेस क्या हैं। कहते हैं जी कि वी विल डिस्कस हियर अ फ्यू एग्जांपल्स ऑफ एडवर्स इफ़ेक्ट्स। एडवर्स यानी बदतरीन जो नुकसानात हैं या असरात हैं ह्यूमन एक्टिविटीज़ के ऑन द इन्वायरमेंट। आइए देखते हैं क्या क्या नुकसानात हैं, क्या डिसएडवांटेजेस हैं। तो बेटा ये इफ़ेक्ट्स ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज़ ऑन इन्वायरमेंट है, जिसमें पहली जो एग्ज़ाम्पल है बुक के हिसाब से वो है ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट। ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट क्या चीज़ है? जो बुक पे डायग्राम बनी है मैंने उसी हवाले से कुछ डायग्राम बनाने की कोशिश की है और आपको समझाने के लिए ये डायग्राम मैंने यहाँ पे बनाई है। थोड़ा सा इसको आपने गौर से सुनना है, कुछ बातें जो हैं वो एडिशनल होंगी, इंफॉर्मेटिव होंगी, एज अ इंफॉर्मेशन होगी, तो वो भी आपने सुननी। याद रखिए सूरज से 2 तरह की रेज़ जो हैं वो ज़मीन तक आती हैं। एक को हम नाम देते हैं यूवी रेस और एक को नाम देते हैं IR रेस। ठीक है, यूवी रेज और IR रेस। अब होता यह है कि सिर्फ और सिर्फ सन से जो रेज चलकर ज़मीन तक आती हैं, ये जो पहली मैंने ये बनाई हुई है, ये सर्कल बनाया हुआ है, ये ज़मीन है, अर्थ है। ठीक है, मैंने नीचे मेंशन भी किया हुआ है, मैं इसे फिर भी लाइन अप कर देता हूँ। ये आपकी अर्थ है। ठीक है, इस पे अगर बुक पे आप देखेंगे तो वो अर्थ पे ग्रीनरी आपको नज़र आ रही है। असल में वो ग्रीनरी क्या है, वो फॉरेस्ट हैं सारे या प्लांट्स कह लीजिए, वो हैं। ठीक है, अर्थ पे। तो जब सूरज की रोशनी नीचे आती है तो 2 तरह की रेज़ हैं, एक UV और एक IR। ठीक है, तो जो UV रेज़ हैं ये नीचे आती हैं ज़मीन पर, और ज़मीन यानी अर्थ जो है वो इन UV रेज़ को एब्जॉर्ब करती है। अर्थ क्या करती है, इनको एब्जॉर्ब करती है। ठीक है, जैसे अब प्लांट्स अगर एब्जॉर्ब करेंगे तो आपको ये बात पहले ही पता होनी चाहिए कि प्लांट्स जब सनलाइट को एब्जॉर्ब करते हैं तो वो अपना खाना, अपना फूड प्रिपेयर करते हैं, विच इज़ कॉल्ड, दिस प्रोसीजर इज़ कॉल्ड फोटोसिंथेसिस, यानी लाइट की मौजूदगी में अपना खाना तैयार करना। तो प्लांट्स तो ये काम करते हैं, और बाकी अर्थ पे जितने दूसरे लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उन तक भी सनलाइट की रेज़ आती हैं। जब ये रेज़ आती हैं तो ये ज़मीन के ऊपर आने के बाद कन्वर्ट हो जाती हैं, यानी एब्जॉर्ब होने के बाद कन्वर्ट हो जाती हैं किस में, हीट एनर्जी में। ठीक है, और नेचुरली तौर पर ये होता है कि ये रेज़ जो हैं ये दोबारा कहाँ चली जाती हैं, एटमॉस्फेयर में। ठीक है, मैं ब्लैक मार्कर से बनाकर आपको पहले बताता हूँ जो ओरिजिनल कॉन्सेप्ट। ये वापस ये ब्लैक मार्कर जो है आप ये समझिए ये एटमॉस्फेयर है। ठीक है जी। तो होता ही है कि सूरज की शुआएँ रेज़, UV रेज़ आती हैं, ज़मीन पर गिरती हैं, ज़मीन उसको एब्जॉर्ब करती है, उसको हीट एनर्जी में कन्वर्ट करती हैं, और रेज़ रिफ्लेक्ट होकर वापस कहाँ चली जाती हैं, एटमॉस्फेयर में। ये ओरिजिनली जो होता था कई सालों पहले। अब क्या हो रहा है बेटा, अब ये हो रहा है कि जो असल में आपका एटमॉस्फेयर है इसमें बहुत सी कह लीजिए टॉक्सिक या पॉइजनस टॉक्सिक गैसेस जो हैं वो आ चुकी हैं, और उन गैसेस ने एटमॉस्फेयर के अंदर एक लेयर बना ली है, एक हार्ड लेयर बना ली है। उस लेयर की वजह से होता ही है कि सूरज की जो रोशनी है, UV रेज़, वो ट्रैवल करके ज़मीन तक तो आ जाती हैं, लेकिन ये ब्लू मार्कर से मैंने रिप्रेजेंट किए हैं कि वो जाने की कोशिश करती हैं लेकिन नहीं जा पाती, फिर ज़मीन पे आ जाती हैं, फिर कोशिश करती हैं लेकिन फिर ज़मीन पर। तो लाइट की रेज़ जो हैं वो एटमॉस्फेयर में मौजूद टॉक्सिक गैसेस की वजह से दोबारा ज़मीन पर आकर गिर जाती हैं। अब वो जो गैसेस हैं जो कि एटमॉस्फेयर में अवेलेबल हैं, उन गैसेस को, उन टॉक्सिक गैसेस को हम नाम देते हैं ग्रीन हाउस गैसेस। ठीक है, और उन्हीं ग्रीन हाउस गैसेस की वजह से आपके ग्रीन हाउस के ऊपर क्या होता है, इफ़ेक्ट होता है। अब यहाँ पे एक बात सिर्फ सोचने वाली है कि वर्ड ग्रीन हाउस क्यों यूज़ हो रहा है। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि मैंने आपको ये बात पहले बताई कि अर्थ पे आप देखिए आधा जो मटेरियल आपको अर्थ पे नज़र आ रहा है या आधा स्ट्रक्चर जो अर्थ का है वो ग्रीन कलर का है, यानी प्लांट्स का है। तो उससे रिजेंबल किया गया ग्रीन हाउस यानी फॉरेस्ट वगैरह। तो इसी वजह से ये ग्रीन हाउस इफेक्ट जो है, ये रीज़न है या वजह जो है वो किस वजह से होता है, ग्रीन हाउस गैसेस की वजह से। और ये ग्रीन हाउस गैसेस क्या हैं, ये टॉक्सिक गैसेस हैं जो कहाँ पर आ रही हैं, एटमॉस्फेयर से।
लेकिन एटमॉस्फेयर से कौन है जो एटमॉस्फेयर में ये गैसेस भेज रहा है? तो बेटा ये एटमॉस्फेयर में असल में मौजूद अर्थ के ऊपर ह्यूमन एक्टिविटीज़ हैं। क्या हैं? ह्यूमन एक्टिविटीज़। अब वो ह्यूमन एक्टिविटीज़ क्या हैं? तो आपने एक वर्ड ज़हन में रखना है जो ज़्यादातर यूज़ होता है, बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स, यानी कोल, पेट्रोल, नेचुरल गैस को जलाने की वजह से अर्थ के ऊपर कुछ टॉक्सिक गैसेस बनती हैं जो ट्रैवल करके एटमॉस्फेयर में जाती हैं और जमा होना, इकट्ठा होना शुरू हो जाती है, जिस वजह से जब सूरज की रोशनी ज़मीन पर गिरती है एब्जॉर्ब हो जाती है लेकिन रिफ्लेक्ट नहीं हो पाती, जिस वजह से वो दोबारा ज़मीन पर आ जाती है। और क्योंकि ये काम ग्रीन हाउस गैसेस की वजह से हो रहा है, दैट्स वाई दिस फिनोमिनन, इस करिश्मे को, इस प्रोसेस को हम क्या नाम देते हैं? ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट। ठीक हो गया? आइए इसे रीड कर लेते हैं। ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट। व्हेन सनलाइट फॉल्स ऑन दी अर्थ, जब सूरज की शुआएँ ज़मीन पर गिरती हैं, अ स्मॉल पार्ट ऑफ इट इज़ एब्जॉर्ब बाय द अर्थ एंड इज़ कन्वर्टेड टू हीट एनर्जी। तो ज़मीन उसको एब्जॉर्ब कर लेती है और किस में कन्वर्ट कर देती है? हीट एनर्जी। अ पार्ट ऑफ दिस हीट एनर्जी इज़ रिफ्लेक्टेड बाय द अर्थ बैक टू द एटमॉस्फेयर, और वो रिफ्लेक्ट होकर दोबारा रेज जो हैं कहाँ चली जाती हैं? एटमॉस्फेयर में। ये ओरिजिनली कुछ ऐसा होता था एक्चुअली। अब क्या हो रहा है? लिखा हुआ है कि सम गैसेस प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर, कुछ गैसेस जो हैं वो अब एटमॉस्फेयर में मौजूद हैं जिन्हें मैंने मेंशन किया है टॉक्सिक गैसेस के नाम से। डैट इज़ कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन, वाटर वेपर्स एटसेट्रा, और भी कुछ गैसेस हैं। ठीक है जी। ट्रैप अ पार्ट ऑफ द हीट रिफ्लेक्टेड बाय द अर्थ, क्या करती हैं? ये हीट को ट्रैप कर लेती हैं, रोक लेती हैं। इसी वजह से ये एटमॉस्फेयर की लेयर में आके जमा होना शुरू हो जाती हैं, जिस वजह से ये जो सनलाइट की रेज हैं दोबारा कहाँ पे ट्रैप होती हैं? अर्थ के ऊपर, कॉजिंग इंक्रीजिंग इन द एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर, और अल्टीमेटली टेम्परेचर भी क्या होता है? इंक्रीज हो रहा है। तो दीज गैसेस, क्योंकि ये गैसेस की वजह से हो रहा है, दैट्स वाई ने कहा जाता है दीज गैसेस आर कॉल्ड ग्रीन हाउस गैसेस एंड द फिनोमिनन इज कॉल्ड ग्रीन हाउस इफेक्ट। ठीक हो गया? नीचे डायग्राम है वो लिखा भी हुआ और यकीनन ये डायग्राम आपको समझ भी आ गई होगी। अब हम अपने नेक्स्ट पेज पर आते हैं, पेज नंबर 50 पे। तो स्टूडेंट्स टॉप पे इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन के तौर पे एक घर बनाया गया है जो शीशे का मिरर का बना हुआ है और ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट के बारे में बताया गया है। लेकिन क्योंकि इसके बारे में आप अगर ख़ुद रीड करेंगे तो अगर तो आपको मेरी ये वाली बात समझ आ गई है ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट की, तो ये एक कह लीजिए इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन, एक एक्टिविटी है। आप इसको रीड करेंगे तो इंशाल्लाह ये आपको समझ आ जाएगी। बाकी इसकी जो फर्दर डिस्कशन है मज़ीद एक्सप्लेनेशन के साथ वो हम 10th क्लास केमिस्ट्री में करते हैं। ठीक है? तो जब आप उस लेवल पे अपग्रेड हो जाएंगे तो इंशाल्लाह आप इसको आगे जाके मज़ीद डिस्कस करेंगे। अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव करते हैं, विच इज़ रिलेटेड टू ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट, एंड द नेक्स्ट टॉपिक इज़ ओजोन डिप्लीशन। बेटा ओजोन क्या है? ओजोन असल में एक लेयर होती है जो कि आपके एटमॉस्फेयर में ही पाई जाती है। ठीक है? तो इसी डायग्राम में मैं इस चीज़ की एक्सप्लेनेशन करूँगा। होता ही है, अब आपने दोबारा थोड़ा सा जो है ना इस कॉन्सेप्ट को सुनना है। सन से जब रेज़ यूवी रेज़ आती हैं तो असल में ये यूवी रेज़ जो हैं इनको जब ये ज़मीन पर आती हैं तो ज़मीन पर आने से पहले क्या किया जाता है? फ़िल्टर किया जाता है, साफ़ किया जाता है। और साफ़ करने के लिए जो लेयर मौजूद है कुदरती तौर पर, नेचुरली तौर पर, इट इज़ कॉल्ड ओजोन। और ओजोन लेयर का जो फॉर्मूला है वो है O3। इसकी बेस में क्या लगा होता है? 3। ठीक हो गया? होता ही है कि सूरज की शुआएं, यानी जो सूरज की रेज़ हैं जिन्हें रेडिएशंस भी कहा जाता है, यूवी रेज़ जिनके बारे में मैंने आपको बताया, वो ट्रैवल करके अर्थ पर आती हैं। लेकिन उन अर्थ पर आने से पहले वो ओजोन के अंदर से ट्रैवल करती हैं, फ़िल्टर होती हैं, और फ़िल्टर होने के बाद वो कहाँ पर आती हैं? अर्थ में। लेकिन कॉन्सेप्ट कुछ इसी तरह का है कि जो आपकी ओजोन लेयर है वो भी कहाँ पर मौजूद है? एटमॉस्फेयर में। लेकिन आपको जैसा मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि एटमॉस्फेयर में कुछ टॉक्सिक गैसेस हैं। तो ये टॉक्सिक गैसेस क्या करती हैं? ये टॉक्सिक गैसेस जो हैं दिन ब दिन इस ओजोन को थिन कर रही हैं। थिन का मतलब बारीक कर रही हैं, इसमें सुराख कर रही हैं, इसमें होल कर रही हैं, जिस वजह से जो यूवी रेज़ हैं वो ओजोन में से गुजरे बग़ैर ही डायरेक्ट ज़मीन पर आ रही हैं, जिसका बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। ठीक है जी? अब ओजोन का काम जो है वो सही तरह से ओजोन नहीं कर पा रही, उसकी रीज़न फिर वो ही गैसेस हैं
जिन गैसेस की हमने बात ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट में की थी, तो वो गैसेस करती हैं कि वो ओजोन में होल बनाना शुरू कर देती हैं, जिस वजह से ओजोन में जब होल बन रहे हैं तो उसकी जो बॉर्डर है जितनी वो नैरो, मतलब दिन ब दिन वो क्या होती जा रही है, नैरो होती जा रही है। ठीक है जी, आइए इसको रीड कर लेते हैं। तो वर्ड ओजोन तो आपको समझ आ गया, जो सेकंड वर्ड उसके साथ डिप्लीशन का लिखा हुआ है, तो डिप्लीशन का मतलब होता है कमी। तो ओजोन डिप्लीशन का मतलब कि ओजोन की कमी होती जा रही है, क्योंकि जैसे दिन ब दिन ये टॉक्सिक गैसेस ओजोन के अंदर होल करती जाएंगी तो उसकी जो लेयर है वो थिन यानी बारीक होना स्टार्ट हो जाएगी। बारीक होने की वजह से उसके अंदर जो है वो डिप्लीशन यानी कमी आना शुरू हो जाएगी। ठीक है जी, इसे रीड करते हैं। अ लेयर ऑफ ओजोन इन द अपर एटमॉस्फेयर ऑफ द अर्थ स्टॉप्स द अल्ट्रा वायलेट रेज कमिंग फ्रॉम द सन टू द अर्थ। ठीक है, वो अल्ट्रा वायलेट रेज को रोकती हैं ताकि उसे पहले फिल्टर कर सके। इन दिस वे द लिविंग थिंग्स ऑन द अर्थ रिमेन सेफ फ्रॉम हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ द अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन कमिंग फ्रॉम सन। इसी वजह से ज़मीन पे मौजूद जितनी भी लिविंग थिंग्स हैं या लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो सेफ़ एंड साउंड हैं, क्योंकि ओजोन जो है वो उनको लेयर्स को, जो सूरज की शुआएं हैं जिन्हें मैं यूवी रेज़ कह रहा हूँ और बुक में अल्ट्रा वायलेट रेज़ उनका पूरा नाम लिखा हुआ है, उन्हें फ़िल्टर करती है। अब आगे देखते हैं इफ़ेक्ट कैसे होता है जी। क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स जो हैं विच आर यूज्ड इन एयर कंडीशनर्स, जैसे हमने पढ़ा एयर कंडीशनर्स को एसी कहा जाता है, पीछे पढ़ कर आए हैं। रेफ्रिजरेटर्स, ठीक हो गया, स्प्रे कैंस यानी एरोसोल्स एटसेट्रा एंटर द एयर ऑन लीकेज फ्रॉम दीज एप्लायंसेस। इन एप्लायंसेस में से क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस रिलीज होती है और ऊपर जाती है। ठीक हो गया। ऑन रीचिंग द ओजोन लेयर दे रिएक्ट विद ओजोन एंड कॉज थिनिंग ऑफ दिस लेयर। थिनिंग यानी थिनिंग, बारीक करना। हैंस द ओजोन लेयर इज डिप्लीटेड, कम होती जा रही है। दिस फिनोमिनन इज कॉल्ड ओजोन डिप्लीशन। और इस प्रॉब्लम को या इस प्रोसेस को हम क्या नाम देते हैं, ओजोन डिप्लीशन। अब मैं आपको ये बात बता दूं कि पहले इतना इस चीज़ का आइडिया नहीं था कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस इतनी ज़्यादा ख़तरनाक या डेंजरस है, लेकिन जैसे ही पता चला कि इसका बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट ओजोन पे होता है, तो ये जितनी भी एप्लायंसेस हैं इनमें से क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस को रिमूव कर दिया गया और उसके रेसिप्रोकल दूसरी गैसेस को इन्हीं एप्लायंसेस में डाल दिया गया ताकि एप्लायंसेस भी यूज़ हो सकें और क्लोरोफ्लोरोकार्बन नामी गैस जो है वो मज़ीद जाके ओजोन को डिप्लीट ना कर सके। लेकिन जब तक हमने इसको चेंज नहीं किया उससे पहले बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट ये ओजोन पे कर चुकी थी ये गैस और काफ़ी ज़्यादा नुकसान भी हो चुका था। अब हम देखते हैं कि क्या क्या मतलब कि ओजोन के क्या क्या इफ़ेक्ट्स हैं हमारी लाइफ पे और बाकी लिविंग ऑर्गेनिजम्स पे जो दुनिया में मौजूद हैं। आइए, थ्रू द थिन ओजोन लेयर अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस ऑफ द सन पास एंड रीच द अर्थ। वो गुजरती हैं और डायरेक्ट अर्थ पर आती हैं। ऑन रीचिंग द अर्थ दे अफेक्ट द लाइफ बाय कॉजिंग सीरियस डिजीजेज लाइक स्किन कैंसर एंड आई प्रॉब्लम्स एटसेट्रा। तो बेटा इसकी वजह से आई प्रॉब्लम्स होती हैं अगर डायरेक्ट सूरज की रोशनी आपकी आंखों पे पड़े, ओजोन में से फ़िल्टर ना होकर आए। एक बात, दूसरा जो उन्होंने बताया कि स्किन कैंसर इसकी वजह से होता है, और तीसरी एक बात एडिशनल मैं आपको बता दूं कि मलेरिया के चांसेस इंक्रीज़ होते हैं। ठीक है जी। दीज यूवी रेज आल्सो इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ द अर्थ, टेम्परेचर ऑफ द अर्थ, और ये टेम्परेचर को भी क्या करती हैं, इंक्रीज़ करती हैं। तो बेटा ये आपका ओजोन डिप्लीशन सेकंड एग्जांपल थी ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से जो प्रॉब्लम हो रही है उसकी। अब मैं नेक्स्ट में मूव करते हैं अपनी नेक्स्ट एग्जांपल पे विच इज़ ग्लोबल वार्मिंग। बेटा वो ग्लोबल वार्मिंग जो है वो दोनों जो पिछली एग्जांपल्स हैं उनसे रिलेट करती है। ठीक है, पहले तो वर्ड ग्लोबल वार्मिंग का मीनिंग जो है वो आप सुन लीजिए। ग्लोबल का मतलब ग्लोब यानी पूरी दुनिया, वार्मिंग यानी हीटअप होना, कि पूरी दुनिया हीटअप हो रही है, गर्म हो रही है। तो बेटा पूरी दुनिया हीटअप क्यों हो रही है, ये दो प्रोसेसेस की वजह से, ग्रीन हाउस इफेक्ट एंड ओजोन डिप्लीशन। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, दूसरी हमने क्या पढ़ी, ओजोन डिप्लीशन। ओजोन डिप्लीशन और ग्रीन हाउस इफेक्ट की वजह से ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। मुझे कैसे पता चला और कैसे आपको समझ आना चाहिए, तो आपको ये बात फिर एक दफ़ा सुननी पड़ेगी। जब सनलाइट
सन रेज़ जो हैं वो ट्रैवल करती हैं और ज़मीन पर आती हैं, अर्थ उनको एब्जॉर्ब करती है और रिमूव करवा देती है। ठीक है, हमने यही बात की थी। लेकिन टॉक्सिक गैसेस क्या करती हैं, उन रेज़ को दोबारा ज़मीन पर ले आती हैं। बेटा वो जब दोबारा रेज़ जो हैं वो ज़मीन पर आएंगी, सनलाइट रेज़, तो अल्टीमेटली सी बात है कि आपकी ज़मीन का, आपकी अर्थ का टेम्परेचर इंक्रीज़ होगा और उसी इंक्रीज़ होने की वजह से, उस टेम्परेचर के इंक्रीज़ होने की वजह से हम कहेंगे जी पूरी ग्लोब जो है उसमें वार्मर होना शुरू हो गई है, ग्लोब वार्मर होना शुरू हो गई, यानी ग्लोब गर्म होना शुरू हो गया, विच इज़ कॉल्ड ग्लोबल वार्मिंग। ठीक हो गया। अब इसके नुकसानात जो हैं, इसके इफ़ेक्ट्स बहुत ज़्यादा डेंजरस हैं। ठीक है, जैसे साउथ और नॉर्थ पोल जो हैं यहाँ पे बर्फ़ होती है। ठीक है, जिनको हम पोलर रीजन्स कहते हैं। ठीक है, अब ये जो पोलर रीजन्स होते हैं, जब गर्मी ज़्यादा होगी तो ज़ाहिरी सी बात है ये बर्फ़ जो है ये मेल्ट होना शुरू हो जाएगी, पिघलना शुरू हो जाएगी। अब जब ये पिघलेगी तो अल्टीमेटली सी बात है ये माउंटेन्स ऊपर होती हैं, पिघल कर ये बर्फ़ जो है वो ऊपर से नीचे आने की कोशिश करेगी। जब ये नीचे आएगी तो जो पहाड़ वगैरह हैं उसके साथ जब ये बर्फ़ कोलाइड करेगी, टकराएगी, तो पहली बात तो यह है कि वहाँ पे फ्रिक्शन पैदा होगी। ये वर्ड शायद आपने पहले ना सुना हो, मैं इसका मीनिंग आपको बता देता हूँ ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। फ्रिक्शन का मतलब है रगड़। जैसे आपका एक हाथ या दूसरा हाथ, या आप इन दोनों को ऐसे मूव करेंगे तो आप कहेंगे जी कि आप अपने हैंड्स में फ्रिक्शन कर रहे हैं, या हैंड्स की फ्रिक्शन कर रहे हैं। अब फ्रिक्शन की वजह से क्या जनरेट होगी, थोड़ी देर आप ऐसे ऐसे हाथ करते रहेंगे तो आपके हाथ गर्म होना शुरू हो जाएंगे। गर्म होने का मतलब कि आपके हाथ में हीट पैदा हो रही है। इसी तरह जब बर्फ़ पिघल कर, मेल्ट होकर ऊपर से नीचे आएगी तो वो आते साथ जो माउंटेन है, पहाड़ हैं, उनके साथ टकराएगी, वहाँ पर कोलिजन होगी, टकराएंगे। टकराने की वजह से फ्रिक्शन पैदा होगी, यानी रगड़ आएगी। जब रगड़ पैदा होगी तो वहाँ पे हीट एनर्जी पैदा होगी। जब हीट एनर्जी पैदा होगी तो वो बर्फ़ और ज़्यादा जल्दी मेल्ट होना शुरू हो जाएगी, और जब ये ज़मीन तक पहुँचेगी ये बर्फ़, तो वो सारे का सारा पानी बन चुका होगा। और जब ये पानी नीचे आएगा तो इसकी कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा होगी और ये सी के अंदर ऐड हो जाएगा। अब सी का लेवल जो है वो मज़ीद पानी ऐड होने की वजह से मज़ीद बढ़ जाएगा। जब सी का लेवल ज़्यादा होगा तो अल्टीमेटली सी बात है फ्लड्स आएंगे, यानी सैलाब। तो बेटा सैलाब ऐसे आते होते हैं, ये रीज़न है। अब सैलाब आने की रीज़न कौन है, ह्यूमन एक्टिविटीज़। क्योंकि अगर हम ये टॉक्सिक गैसेस ना बनाएं किसी वजह से, तो अल्टीमेटली सी बात है जब टॉक्सिक गैसेस ही नहीं होंगी तो ना तो ओजोन डिप्लीशन होगी, ना ग्लोबल वार्मिंग होगी, और ना ही ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट होगा। जब ये काम ही नहीं होगा तो सबसे ज़्यादा जो मतलब इफ़ेक्टिव बात है इस टॉपिक में वो ग्लोबल वार्मिंग की है। तो ग्लोबल वार्मिंग होगी ही नहीं। जब टेम्परेचर इंक्रीज़ ही नहीं होगा तो ये ज़ाहिरी सी बात है कि आपकी माउंटेन्स के ऊपर मौजूद जो बर्फ़ है वो बर्फ़ ही रहेगी, वो जमी रहेगी, फ्रीज़ फॉर्म में होगी, तो वो फिर फ्लड्स नहीं आएंगे। ठीक है, आइए इसे रीड कर लेते हैं। एक और इसका पॉइंट है वो भी देख लेते हैं। ग्लोबल वार्मिंग ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटीज़ लाइक बर्निंग ऑफ फ्यूल। बर्निंग ऑफ फ्यूल आपने जहन में रखना है, बात पेट्रोल की हो रही है। ठीक है, एटसेट्रा। द अमाउंट ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज इज़ इंक्रीज इन द एटमोसफियर। ठीक हो गया। दिस स्पीड अप्स द ग्रीन हाउस इफेक्ट। ग्रीन हाउस इफेक्ट बढ़ जाता है। द इंक्रीजिंग रेट ऑफ ग्रीन हाउस इफेक्ट एंड ओजोन डिप्लीशन। जैसा मैंने आपको बताया कि ग्लोबल वार्मिंग जो है ये पिछले दोनों एग्जाम्पल से रिलेट करती है। तो वो ये कहते हैं कि जी द इंक्रीजिंग रेट ऑफ ग्रीन हाउस इफेक्ट एंड ओजोन डिप्लीशन इज़ इंक्रीजिंग द एवरेज टेम्परेचर ऑफ द अर्थ। जो अर्थ का ओरिजिनल टेम्परेचर है, जिसको एवरेज टेम्परेचर कहा जा रहा है, उससे टेम्परेचर बढ़ जाता है। एज अ रिज़ल्ट, जिसके रिज़ल्ट में द अर्थ ग्लोब इज़ गेटिंग वार्मर। जो अर्थ का ग्लोब है वो वार्मर होता जा रहा है, यानी गर्म होता जा रहा है। दिस इज़ कॉल्ड ग्लोबल वार्मिंग, और इसको हम क्या नाम देते हैं, ग्लोबल वार्मिंग। आगे इसके इफ़ेक्ट्स हैं, देखते हैं। ड्यू टू ग्लोबल वार्मिंग की वजह से द आइस इन दी पोलर रीजन्स, ठीक है, एंड एट द माउंटेन्स मेल्ट्स एट अ ग्रेटर रेट। बहुत जल्दी पिघलना स्टार्ट हो जाते हैं। दिस लीड्स टू द राइजिंग इन द लेवल ऑफ सी वाटर। समंदर का पानी बढ़ जाता है, विच क्रिएट्स फ्लड्स, जिसकी वजह से सैलाब आते हैं इन लो लाइंग कोस्टल एरियाज। ठीक हो गया। नीचे आइए, एक और इफेक्ट है इसका। द क्लाइमेट ऑफ मैनी रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड। दुनिया के बहुत से जो इलाके हैं उनकी जो अब हवा है, क्लाइमेट है, इज़ आल्सो चेंजिंग ड्यू टू ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से वो भी चेंज हो रही है। जैसे आज आप देख लीजिए अपने ही पाकिस्तान में गर्मी जो है वो कितनी ज़्यादा है।
ठीक है, टेम्परेचर राइज हो रहा है, इंक्रीज डिक्रीज। लेकिन अगर आप 12 मंथ को देखें इन अ ईयर, तो 12 मंथ में मोस्टली जो टाइम है वो गर्मी ही रहती है ड्यू टू ग्लोबल वार्मिंग। ठीक हो गया। द ग्लोबल वार्मिंग इज़ थस अ थ्रेट टू द लाइफ ऑन द अर्थ। तो ये एक किस्म की धमकी है ज़मीन पे तमाम लाइफ के लिए, जितनी भी ज़िंदगियां हैं उनके लिए। ठीक हो गया। और आप ये भी ज़हन नशीन कर लीजिए कि बाकी जितने भी जानवर हैं, ह्यूमन बींग्स के अलावा जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज़म्स हैं, उन्हें आप एनिमल कह लीजिए या जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज़म्स हैं, वो इस चीज़ को कंट्रोल नहीं कर सकते। क्यों? अगर कार यूज़ हो रही है जिसमें पेट्रोल यूज़ हो रहा है, तो वो पेट्रोल जो है वो ह्यूमन बीइंग यूज़ कर रहा है। इट डजेंट मैटर वो अली है, अकबर है, सनिया है, कोई भी है, मेल फीमेल, डजेंट मैटर, ह्यूमन बीइंग। वर्ड जो है वो क्या यूज़ होगा? ह्यूमन बीइंग। वो ए बी सी कोई भी है, ये मैटर नहीं करता। मैटर ये करता है कि यूज़ कौन कर रहा है, तो वो ह्यूमन बीइंग है। ठीक हो गया। अब अगर ह्यूमन बीइंग उसको यूज़ कर रहा है, तो यूज़ करने की वजह से जो नुकसानात आ रहे हैं, जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं, वो सब के लिए हैं। वो ह्यूमन बीइंग्स के लिए तो हैं ही हैं, नो डाउट। उसके अलावा बाकी भी जितनी लाइफ है वो भी इसके ट्रैप में आ रही है। चलिए अपनी नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ मूव करते हैं। पेज नंबर 52, एसिड रेन। बेटा एसिड रेन के हवाले से मैंने पहले कुछ आपको बता दिया था, कुछ अभी डिस्कशन कर लेते हैं कि एसिड रेन की जो बेसिक रीज़न है वो असल में दो गैसेस हैं। ठीक है, ये पहले ही हमारे पास मेंशन है। द फर्स्ट इज़ सल्फर डाइऑक्साइड एंड द सेकंड इज़ ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन। ठीक है, तो होता कुछ इस तरह है कि ये ऑक्साइड्स, ये गैसेस ज़मीन पर ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से बनती हैं। बनकर ये गैसेस जब ऊपर एटमॉस्फेयर में जाती हैं क्लाउड्स के पास, तो सल्फ़र डाइऑक्साइड क्लाउड्स में जाता है तो वाटर को अपने साथ ऐड करता है, कुछ ऑक्सीजन ऐड करके सल्फ्यूरिक एसिड बना देता है। इसी तरह नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स जब ऊपर पहुंचते हैं क्लाउड्स के पास, तो वो क्लाउड्स के अंदर ऐड अप होकर नाइट्रिक एसिड बना देते हैं। और ये दोनों एसिड जो हैं फिर रेन के साथ ऐड होते हैं, और रेन के साथ ऐड होने के बाद ज़मीन पर आ जाते हैं, जिसको हम एसिड रेन का नाम देते हैं। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि एसिड रेन की रीज़न भी जो है वो क्या है? ह्यूमन एक्टिविटीज़। और अगर मैं एक एग्ज़ाम्पल दूँ आपको, एक बिल्डिंग बताऊँ जिसके बारे में यकीनन आप सबको पता होगा, चौबुर्जी। बेटा चौबुर्जी जो है, जिसको कुछ लोग चाबुर्जी कहते हैं, ठीक है, चार बुर्जी भी कहते हैं, ठीक है, वर्ड चौबुर्जी है। तो चौबुर्जी जो है आजकल अगर आप देखें ये सरैया अज़ीम हॉस्पिटल जो है उसके सामने ही है, तो उसकी कंस्ट्रक्शन हो रही है दोबारा। क्यों? क्योंकि कभी एक ज़माने में एसिड रेन हुई थी, जिसकी वजह से उसकी जितनी भी वो पूरी की पूरी बिल्डिंग थी वो करोड्स हो गई थी। करोड्स मतलब उसमें अगर पत्थर लगा हुआ था एक्सपेंसिव या मेटल लगी हुई थी, वो सारी की सारी रस्टिंग, जंग की वजह से या अंदर से खाई गई है, वो मेटल ख़त्म हो गई, खुरदरी हो गई, ख़राब हो गई, जिस वजह से अब उसकी कंस्ट्रक्शन जो है वो दोबारा जारी है। तो एसिड रेन का भी हमारी ज़िंदगी पे बहुत बड़ा इफ़ेक्ट है। आइए इसे देखते हैं। एसिड रेन, पेज नंबर 52। सल्फर डाइऑक्साइड एंड ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन आर प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर एज एयर पोल्यूटेंट्स। ठीक है जी, इतनी बात हमें समझ आ गई है। दे गेट डिजॉल्व्ड इन वाटर वेपर्स। ये वाटर वेपर्स के अंदर ऐड हो जाते हैं इन क्लाउड्स, ठीक है, बादलों के, एंड टर्न इनटू एसिड्स, और कन्वर्ट हो जाते हैं एसिड्स में, लाइक सल्फ्यूरिक एसिड एंड नाइट्रिक एसिड। तो बेटा सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड का फॉर्मूला मैंने लिख दिया है, काइंडली इसे आप अपने पास कॉपी कर लीजिए। ठीक है, जैसे वर्ड सल्फ्यूरिक एसिड है उसे अंडरलाइन कर लीजिए और ब्रैकेट में सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला राइट कर लीजिए। बट कीप इन योर माइंड वेरी वेल अबाउट दैट कि सल्फ्यूरिक एसिड का जो फॉर्मूला है, इसमें अगर मैंने H कैपिटल लिखा है और इसकी बेस पे 2 लिखा है, तो आपने ऐसे ही लिखना है। ठीक है, और S मैंने कैपिटल लिखा है, O भी कैपिटल लिखा है, आपने ऐसे ही कैपिटल लिखना है और O की बेस पे 4 लगाना है। इसमें किसी भी किस्म का चेंज नहीं आना चाहिए, क्योंकि जो केमिकल फार्मूला होता है उसमें चेंज नहीं आता, वो एक स्पेसिफिक रूल होता है, उसकी बेस पे हम उसे लिखते हैं। इसी तरह नाइट्रिक एसिड। ठीक है जी, दीज एसिड्स मेक द रेन वाटर एसिडिक, और इसकी वजह से आपकी जो रेन है वो एसिडिक हो जाती है। अगले पेज पे इसके इफ़ेक्ट्स हैं, आइए उन्हें देखते हैं। साथ साथ डायग्राम्स आप देखते जाइए जी।
एसिड रेन किल्स द एक्वेटिक लाइफ इन रिवर्स। एक्वेटिक लाइफ पानी के अंदर जो ज़िंदगियां हैं जिन्हें आबी हयात कहा जाता है, ठीक है, वो उनकी बात हो रही है। आबी हयात यानी रिवर्स हो सकते हैं, उनमें लेक्स में, पॉन्ड्स में एट्सेट्रा, ठीक है जी, वो किल हो जाती हैं। जिस तरह आप समझ लीजिए फ़िश, जो मछलियाँ होती हैं, फिशेस होती हैं, और दूसरे लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो पानी में पाए जाते हैं, ठीक है जी। इट डिस्ट्रॉयज़ द लीव्स एंड बार्क्स ऑफ द ट्रीज़, ठीक है जी। डिस्ट्रॉयज़ द लीव यानी पत्ते जो हैं वो भी ख़राब हो जाते हैं, और बार्क यानी उसकी लकड़ी, जो दरख्त की लकड़ी होती है उसे बार्क कहते हैं। एस लगा हुआ है क्योंकि ट्रीज़ हैं, एक से ज़्यादा हैं, दैट्स वाई। इट करोड्स द मेटल्स एंड द स्टोन्स यूज्ड इन बिल्डिंग्स। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको चो बुर्जी की एग्जांपल दी, वो एक बिल्डिंग है, उस बिल्डिंग में स्टोन्स लगे हुए थे, पत्थर लगे हुए थे, और दूसरी मेटल्स, वो करोड्स होना शुरू हो गई, यानी अंदर से रस्ट होने लगना शुरू हो गया, ख़राब होना शुरू हो गई, ठीक है जी। और ये याद रखिए, मैंने अभी आपको एक एग्जांपल चो बुर्जी की दी है। इसके अलावा बादशाही मस्जिद और कई ऐसे मोनूमेंट्स हैं जो कि आपने अपनी ज़िंदगी में देखे होंगे और उनके साथ ये काम हुआ है। द एसिड रेन वाटर फ्लोइंग इनटू फील्ड्स, यानी फसलों में ये पानी जाता है, मेक्स द सॉइल एसिडिक, और आपकी जो ज़रखेज़ मिट्टी है वो भी क्या हो जाती है, जहरीली हो जाती है, एसिडिक हो जाती है। द क्रॉप्स, जो फसलें हैं, डू नॉट ग्रो वेल इन एसिडिक सॉइल। तो ये इस तरह के जो एसिडिक वाटर है उसमें आपकी जो सॉइल है वो सही तरह जो है, अगर सॉइल ही सही नहीं होगी तो अल्टीमेटली सी बात है आपकी क्रॉप्स जो हैं, फसलें, वो भी सही तरह से नहीं बनेंगी। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट इन द सॉइल आर आल्सो अफेक्टेड बाय एसिड रेन, और सॉइल के अंदर कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि प्लांट्स की ग्रोथ करवाते हैं, ठीक है। जैसे एक बड़ा इंपॉर्टेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, एक बैक्टीरिया होता है, वो सॉइल के अंदर रहता है और प्लांट्स को नाइट्रोजन नामी एलिमेंट प्रोवाइड करता है। इस नाइट्रोजन का काम प्लांट के अंदर ये होता है कि इन्होंने प्लांट की, नाइट्रोजन नामी एलिमेंट ने प्लांट की ग्रोथ करवानी होती है। अब ये नाइट्रोजन नामी एलिमेंट जो मिट्टी है, सॉइल है, उसमें सिर्फ बैक्टीरिया प्रोवाइड कर सकता है। अब जब जहरीला पानी यानी एसिडिक वाटर आएगा तो वो उन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को ही किल कर देगा, यानी उसी बैक्टीरिया को। तो वो बैक्टीरिया एबल ही नहीं होगा नेक्स्ट टाइम कि वो जो नाइट्रोजन है वो प्लांट को प्रोवाइड कर सके, तो अल्टीमेटली सी बात है प्लांट की ग्रोथ रुक जाएगी। इन शॉर्ट एसिड रेन जो है ये आपके पूरे इन्वायरमेंट के ऊपर इफ़ेक्ट करती है, जिसमें तमाम तर लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो इसके ट्रैप में, इसके जाल में आ जाते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज हम अपने टॉपिक को यहाँ तक रखते हैं। इसमें मैं आपको पहले ये बता दूँ कि क्या क्या चीज़ है जो आपने एक्सरसाइज में कवर कर ली है। आज ये पेज नंबर 60 पे हमारी एक्सरसाइज है। 4.2 में हमारा शॉर्ट क्वेश्चन है। फर्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन इज़ व्हाट आर द मेन एयर पोल्यूटेंट्स। इसके लिए आप पेज नंबर 46 पर आ जाएंगे। आपको एयर पोल्यूटेंट्स एंड देयर सोर्सेज जो हैं वो लिखा हुआ नज़र आ रहा होगा। यहाँ से आपका पहला शॉर्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट 2 लाइन्स, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है नेम ग्रीन हाउस गैसेस। तो बेटा इसके लिए आपको ग्लोबल ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट के टॉपिक में आना पड़ेगा, पेज नंबर 49, और उसकी थर्ड लाइन से आपने स्टार्ट करना है, सम गैसेस प्रेजेंट इन एटमॉस्फेयर, और यहाँ से लेके आपने सेकंड लास्ट लाइन ग्रीन हाउस गैसेस तक ये शॉर्ट क्वेश्चन कंप्लीट करना है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है नेम द एसिड्स विच आर प्रेजेंट इन द एसिड रेन। तो बेटा आपने याद रखना है, आपने सिर्फ नाम लिखने हैं, ठीक है। आप इसी तरह लिखेंगे सल्फ्यूरिक एसिड, और इसके आगे आप क्या करेंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे, लिख देंगे H2SO4, फिर सेकंड पे लिखेंगे नाइट्रिक एसिड HNO3, ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। आपने नंबरिंग देख लिखना है 1 और 2, ठीक है जी। यानी क्वेश्चन में से आप एक लाइन बना लीजिएगा, द एसिड्स विच आर प्रेजेंट इन द एसिड रेन आर, ठीक है। 1 और 2 में सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड विद फार्मूलाज। चौथा सवाल आपके पास है ओजोन लेयर इज़ इम्पॉर्टेंट वाई। तो बेटा इसके लिए आप ओजोन के टॉपिक में आ जाइए, पेज नंबर 50 पे। तो ओजोन डिप्लीशन की फ़र्स्ट 3 लाइंस जो हैं ये असल में ओजोन की इम्पॉर्टेंस है कि इसकी अहमियत क्या है, ठीक है जी। 4 सवाल आपके ये फिल वक्त इस टॉपिक में से जो अभी तक हमने पढ़े हैं कंप्लीट होते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 शॉर्ट क्वेश्चन देखिए, हाउ डज़ ओजोन डिप्लीशन कॉन्ट्रीब्यूट टूवर्ड ग्लोबल वार्मिंग, कि ग्लोबल वार्मिंग के अंदर ये कैसे जो है ये पार्ट लेती है। तो पेज नंबर 51 पे आ जाइए, ग्लोबल वार्मिंग के टॉपिक पे सेकंड लाइन, द इंक्रीजिंग रेट ऑफ, इसके बाद आप ग्रीन हाउस इफेक्ट एंड ये नहीं लिखेंगे क्योंकि आपने सिर्फ ओजोन डिप्लीशन का बताना है। तो दोबारा सुनिए, द इंक्रीजिंग रेट ऑफ
ozone depletion is increasing the average temperature of the earth. As a result, the earth globe is getting warmer. This is called global warming. ठीक हो गया। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 9 है, लास्ट शॉर्ट क्वेश्चन। सल्फर डाइऑक्साइड इज एन इंपॉर्टेंट पोल्यूटेंट, हाउ वेयर डज इट एंटर्स द एटमॉस्फेयर। तो आप चैप्टर के स्टार्टिंग पे आ जाइए, पेज नंबर 46 पर, तो आपको लास्ट पैराग्राफ जो है वो नज़र आएगा। सल्फर डाइऑक्साइड इज़ प्रोड्यूस्ड बाय बर्निंग ऑफ कोल और ऑयल इन फैक्ट्रीज, स्मोक रिलीज्ड फ्रॉम थर्मल पावर स्टेशन यूजुअली कंटेन सल्फर डाइऑक्साइड। तो बेटा इसमें से अभी तक जो हमने टॉपिक्स डिस्कस किए हैं उसमें से ये शॉर्ट क्वेश्चन हमारे क्लियर होते हैं। इसके बाद 4.3 जो आपका क्वेश्चन है, लॉन्ग क्वेश्चन, वो भी हमारा क्लियर हो चुका है। क्वेश्चन मैं रीड कर देता हूँ, इसे सुन लीजिए। डिस्क्राइब द एडवर्स इफेक्ट्स ऑफ कार्बन मोनोक्साइड ऑन ह्यूमन ऑर्गन सिस्टम्स। इसके लिए पेज नंबर 48 पर अगर आप आएँ तो टॉप पे कार्बन मोनोक्साइड का पैराग्राफ है, वो आपने कंप्लीट इस लॉन्ग क्वेश्चन में करना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4.4 है, एक्सप्लेन द फॉलोइंग फिनोमिना एंड देयर इफेक्ट्स ऑन द इन्वायरमेंट। तो बेटा ये चारों टॉपिक, ग्रीन हाउस इफेक्ट, ग्लोबल वार्मिंग, एसिड रेन, ओजोन डिप्लीशन, ये आपने कॉपी पेस्ट जो हैं वो याद करने हैं। मैंने आपको ये सारे बता दिए हैं। इनके अंदर आपको इनके इफ़ेक्ट्स भी मिल जाएंगे, आपने हेडिंग देकर वो इफ़ेक्ट्स भी लिखने हैं। अब हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर, विच इज़ डिफॉरेस्टेशन। स्टूडेंट्स, डिफॉरेस्टेशन का मतलब क्या है, इसका मीनिंग क्या है, पहले आइए हम उसे डिस्कस करते हैं। डी का मतलब है कट या कटिंग, ठीक है जी। एंड द वर्ड डिफॉरेस्टेशन मीन्स फॉरेस्ट, ठीक है, यानी कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज, दरख्तों का काटना, इट इज़ कॉल्ड डिफॉरेस्टेशन। यानी आज जो ह्यूमन बीइंग है वो अपनी फैसिलिटी के लिए डिफॉरेस्टेशन का जो प्रोसेस है उसे करता है। अब सवाल यह है कि ह्यूमन बीइंग को दरख्त काटने से क्या फैसिलिटी मिलती है। तो स्टूडेंट, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि फॉरेस्ट की कटिंग से अ लॉट ऑफ, बहुत ज़्यादा ह्यूमन बीइंग को फैसिलिटी मिलती है। लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि जहाँ पर एक चीज़ के फ़वाइद या फ़ायदे होते हैं वहाँ पर नुकसानात यानी नुकसान भी होते हैं। तो हमें दरख्त काटने से जितना फ़ायदा नहीं मिलता उससे कहीं ज़्यादा नुकसान मिलता है। अब हमें कैसे पता चलेगा कि ऐसी कौन सी बातें हैं जो मैं अब आपके साथ करने लगा हूँ जिस वजह से मैं आपको ये वाज़े भी कर सकूँ कि ऐसा होता है। आइए मैं उन्हीं बातों से अपना स्टार्टअप लेता हूँ लेक्चर का और आपको बताता हूँ। सबसे पहली बात, अगर आप बात करते हैं इम्पॉर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट की, कि फॉरेस्ट की इम्पॉर्टेंस क्या है, ठीक है, तो सबसे पहले दे प्रोवाइड मेडिसिन्स। फॉरेस्ट जो हैं वो हमें मेडिसिन्स प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, दवाइयाँ। फिर हमें ड्रग्स प्रोवाइड करते हैं। ड्रग्स, ऐसी मेडिसिन्स, असल में ड्रग्स मेडिसिन्स भी होती हैं, यानी जो हैवी डोज ड्रग्स होते हैं जो कि लिए जाते हैं, ठीक है, स्पेसिफिक जो ह्यूमन बीइंग्स हैं उनके लिए। जैसे एक मेडिसिन है स्पेसिफिक, हार्ट प्रॉब्लम अगर है तो वो मेडिसिन यूज़ की जाती है, ठीक है, हाई डोज में, तो वो ड्रग है। लेकिन ड्रग्स भी दो तरह के होते हैं, एक मेडिसिनल ड्रग्स होते हैं जिन्हें हम मेडिसिन्स कहते हैं, और दूसरे जो ड्रग्स होते हैं उन्हें एडिक्टिव ड्रग्स कहते हैं, जिसके ऊपर एडिक्शन हो जाती है, ठीक है जी। इसके अलावा फॉरेस्ट जो है वो हमें फायरवुड्स देती है। फायरवुड्स यानी ऐसी लकड़ियाँ जिनको जलाया जाता है, जलाने के प्रोसेस में इस्तेमाल किया जाता है। आप देहात वाली साइड पर चले जाइए तो वहाँ पे गैस अवेलेबल नहीं है, तो गैस अवेलेबल ना होने की वजह से वहाँ पर लकड़ियों को जलाया जाता है और बाकी प्रोसेस किए जाते हैं। इसी तरह टिम्बर जो है ये तामीराती लकड़ी है, ठीक है, तामीराती लकड़ी, ऐसी लकड़ी जिसको जो बिल्डिंग्स वगैरह हैं इन तमाम चीज़ों को बनाने के लिए टिम्बर का इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा प्लांट्स यानी फॉरेस्ट जो हैं वो आपको रेजिन्स प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, ये चिपचिपे से मटेरियल होते हैं जिनसे बाकी आगे फर्दर जो हैं वो चीज़ें तैयार होती हैं। बेटा इसके अलावा अगर मैं बात फॉरेस्ट की करूँ तो फॉरेस्ट में से अगर आप एक प्लांट की बात करें तो बेटा प्लांट को ऑटोट्रॉप्स कहते हैं। ऑटोट्रॉप्स का मतलब क्या होता है, ऑटो का मतलब इटसेल्फ, यानी प्लांट्स अपना खाना खुद तैयार करते हैं। ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपने फूड की प्रिपरेशन खुद कर सकते हैं, दैट टाइप ऑफ ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड ऑटोट्रॉप्स,
ठीक है। जैसे प्लांट्स जो हैं एक प्रोसेस के थ्रू अपना खाना प्रिपेयर करते हैं विच इज़ कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। फोटो का मतलब होता है लाइट, सिंथेसिस का मतलब होता है मैन्युफैक्चर, यानी लाइट की मौजूदगी में किसी चीज़ को तैयार करना, इट इज़ कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। तो प्लांट सारा दिन यही काम करते हैं, क्या कि अपना खाना प्रिपेयर करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट। अब वो खाना प्रिपेयर कैसे होता है, आइए मैं आपको दिखाता हूँ। असल में प्लांट एक गैस होती है जिसे हम कहते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। इस गैस के साथ वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं और प्लांट्स का कलर आपको पता है ग्रीन कलर का, मतलब ग्रीन उनका कलर होता है और उस ग्रीन कलर को असल में एक पिगमेंट का नाम दिया जाता है विच इज़ क्लोरोफिल, और सनलाइट की मौजूदगी में सारा प्रोसेस होता है। तो जब कार्बन डाइऑक्साइड के साथ वाटर रिएक्ट करता है, अब कार्बन डाइऑक्साइड असल में एक कंपाउंड है और वाटर भी एक कंपाउंड है। आप अपने नेक्स्ट चैप्टर नंबर 5 केमिकल रिएक्टिविटीज़ के अंदर ये बात अच्छी तरह डिस्कस हम करेंगे और पढ़ेंगे भी कि ये कंपाउंड कैसे है कार्बन डाइऑक्साइड और ये कंपाउंड कैसे है वाटर, और कंपाउंड का यूनिट एलिमेंट होता है। जैसे यहाँ पे एक एलिमेंट कार्बन है, एक एलिमेंट ऑक्सीजन है, इसी तरह यहाँ पे एक एलिमेंट हाइड्रोजन है और एक एलिमेंट क्या है, ऑक्सीजन। अच्छा, आगे इसको कंटिन्यू करते हैं। प्लांट्स जब अपना फूड प्रिपेयर करेंगे तो वो बनाएंगे ग्लूकोज, और बेटा ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12O6। अब अगर इसको आप दोनों तरफ बैलेंस करना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कार्बन 6 हैं जबकि यहाँ पे कार्बन 1 है। आप इसके पीछे 6 लगाएंगे तो कार्बन 6 हो जाएंगे। हाइड्रोजन 12 हैं, यहाँ पर 2 है, आप इसके पीछे 6 लगाइए तो हाइड्रोजन 12 हो जाएंगे। ऑक्सीजन 6 हैं तो बेटा ये 6 ऑक्सीजन है। अब आपके पास यहाँ पे क्या बचता है, 6O2, तो प्लस इसके साथ 6O2 तैयार हो जाएगा। अगर आप थोड़ा सा गौर करें तो आपको एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे समझ आएगी, वो ये है कि प्लांट जब फोटोसिंथेसिस करते हैं तो वो कार्बन डाइऑक्साइड नामी गैस का इस्तेमाल करते हैं, कंजम्पशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। हत्ता कि अगर आपको याद हो तो ग्रीन हाउस गैसेस में, जब आपने ग्रीन हाउस गैसेस के बारे में पढ़ा था, तो जो पहली ग्रीन हाउस गैस थी जो कि क्या कहते हैं, ओजोन डिप्लीशन और ग्लोबल वार्मिंग का इफ़ेक्ट बनती थी, वजह बनती थी, कॉज बनती थी, वो कार्बन डाइऑक्साइड थी। अब ज़मीन पे मौजूद फॉरेस्ट या प्लांट्स क्या करते हैं, उसी कार्बन डाइऑक्साइड को यूज़ करना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग और ओजोन डिप्लीशन में कमी आ जाती है। इन प्रोसेसेस के अंदर रिडक्शन होना शुरू हो जाती है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड जो कि एक टॉक्सिक गैस है उसको तो प्लांट्स यूज़ करते हैं, और उसके ओपोनेंट प्लांट फ़ायदा क्या दे रहे हैं कि प्लांट ऑक्सीजन गैस बनाकर कहाँ पे स्प्रेड कर देते हैं, इन्वायरमेंट में, जिससे आपका इन्वायरमेंट जो है वो मज़ीद फ्रेश हो जाता है। तो ऑक्सीजन, जो फ्रेश ऑक्सीजन है, प्लांट्स उनको बनाकर इन्वायरमेंट में दे देते हैं और उसी ऑक्सीजन को एनिमल्स जो हैं वो क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। तो आप देखिए कि कैसे फॉरेस्ट की ये इम्पॉर्टेंस है, ये उनकी एक अच्छी प्रॉपर्टी है कि वो हमारे लिए कितने यूज़फुल हैं, ठीक है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि हम इन फ़वाइद को, इन फ़ायदों को छोड़कर दूसरी चीज़ों की तरफ ज़्यादा राग़िब हैं, उनकी तरफ ज़्यादा मूव हैं, जिस वजह से हम डिफ़ॉरेस्टेशन करते हैं। अब डिफ़ॉरेस्टेशन की वजह से सबसे बड़ा इफ़ेक्ट तो ये है कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो इन्वायरमेंट के अंदर ज़्यादा हो जाती है। इसके ज़्यादा होने की वजह से प्रॉपरली जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड के ज़्यादा होने की वजह से प्रॉपरली होता ये है कि आपका जो ग्लोबल वार्मिंग और ओजोन डिप्लीशन जैसे जो प्रोसेस हैं वो बढ़ जाते हैं, उनका रेट इंक्रीज़ हो जाता है। ठीक हो गया। इसके अलावा अगर मैं एक इम्पॉर्टेंस आपको फॉरेस्ट की बताऊं या प्लांट की एक इम्पॉर्टेंस और बताऊं, तो प्लांट का एक मेजर रोल है किस में, क्लाउड फॉर्मेशन में, क्लाउड्स बनाने में। और क्लाउड फॉर्मेशन के बाद जैसे ही क्लाउड्स की फॉर्मेशन होती है तो रेन करने में भी इनका एक बहुत बड़ा जो है वो हाथ होता है। कैसे, प्लांट्स क्या करते हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड को यूटिलाइज़ करते हैं, इसलिए अबंडेंट अमाउंट में वाटर का भी यूज़ करते हैं। प्लांट्स ज़्यादा से ज़्यादा पानी को एब्जॉर्ब करते हैं और दिन के वक्त क्योंकि सनलाइट होती है तो सनलाइट से जितना यूज़ करना होता है वो पानी यूज़ हो जाता है, जिससे ग्लूकोज तैयार होता है। लेकिन बहुत सा वाटर जो है वो इवेपोरेट होना शुरू हो जाता है,
बुखारात बनना शुरू हो जाते हैं, वेपर्स बनना शुरू हो जाते हैं, और वही वेपर्स जो हैं वो ऊपर जाके जमा हो कर क्लाउड बनाना शुरू कर देते हैं, और जब ज़्यादा सारे क्लाउड बनते हैं तो वो आपस में कोलाइड करते हैं, टकराते हैं, जिस वजह से जो है वो किसकी फॉर्मेशन होती है, रेन की। तो एक हिसाब से फॉरेस्ट जो हैं वो रेन का कॉज बनते हैं, बारिश करवाते हैं। अब अगर फॉरेस्ट ही नहीं होंगे तो अल्टीमेटली सी बात है कि रेन जो है वो रिड्यूस हो जाएगी। ठीक हो गया। आइए इसे रीड करते हैं। डिफॉरेस्टेशन, फॉरेस्ट्स आर आवर ग्रेट वेल्थ, ये हमारी एक वेल्थ हैं। दे ब्रिंग फेवरेबल चेंजेस इन क्लाइमेट ऑफ एन एरिया, किसी भी इलाके के अंदर जो अब हवा है उसको ये तब्दील कर सकते हैं या उसमें तब्दीलियाँ ला सकते हैं। दे स्टॉप स्टॉर्म्स एंड ब्रिंग रेन्स, रेन्स का तो मैंने आपको बता दिया, अब मैं आपको ये बताना भूल गया कि स्टॉर्म्स को ये कैसे स्टॉप करते हैं। देखिए, अगर आपने ऊंची ऊंची माउंटेन्स देखी और जहाँ पे बर्फ़ वगैरह जमी हुई होती है, जिसके बारे में हमने पीछे पढ़ा था कि ग्लोबल वार्मिंग, अगर टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो वो सारी बर्फ़ जो है वो मेल्ट होना शुरू हो जाएगी और नीचे आ जाएगी, जिस वजह से फ्लड्स आएंगे, ठीक है, और तूफ़ानात वगैरह। तो ये सारा जो प्रोसेस है, ये जो फ्लड्स आते हैं, ठीक है, ये फ्लड्स को रोकते वक्त आपने माउंटेन्स के ऊपर देखा होगा कि पहाड़ों के ऊपर दरख्त लगे हुए होते हैं, ऊंचे ऊंचे दरख्त। वो दरख्त क्या करते हैं, वो जो ट्रीज़ होते हैं वो आते हुई बर्फ़ जो है उसको कोशिश करते हैं कि स्टॉप कर सकें, उन्हें रोकने की कोशिश करते हैं, ठीक है। और दूसरी तरफ जो बात स्टॉर्म्स की है वो भी एक एडिशनल बात है कि जो स्टॉर्म्स आते हैं, तूफ़ान आते हैं, उनको भी ये रिड्यूस करते हैं या रोकते हैं। दे आर सोर्स ऑफ मैनी यूज़फुल मटीरियल्स, ये बहुत बड़ा सोर्स क्रिएट करते हैं मटीरियल्स का, जैसे टिम्बर, फायरवुड्स, रेजिन्स, जिन्हें हम रेजिन्स भी कहते हैं, गम्स, मेडिसिन्स एटसेट्रा। दे प्रिवेंट सॉइल इरोजन, सॉइल इरोजन से बचाते हैं। दे प्रोवाइड हैबिटेट टू अ वाइड वेराइटी ऑफ वाइल्ड लाइफ, ठीक है, वैरायटी ऑफ वाइल्ड लाइफ। वाइल्ड लाइफ कहते हैं जंगली हयात को, वो ज़िंदगी या वो जानदार जो जंगल में रहते हैं, ठीक है। अनफॉर्चुनेटली, बदकिस्मती से, फॉरेस्ट्स आर कट टू मीट द डिमांड फॉर टिम्बर एंड टू ऑब्टेन लैंड फॉर हाउसिंग एंड एग्रीकल्चर, यानी एग्रीकल्चर के लिए या घर बनाने के लिए हमें जगह चाहिए और उस जगह के लिए हम क्या करते हैं, फॉरेस्ट को काटते हैं। एज अ रिज़ल्ट, जिसके बदले में होता ये है कि द इकोसिस्टम इज़ डिस्ट्रॉयड। इकोसिस्टम वो प्लेस होती है जहाँ पे लिविंग और नॉन लिविंग दोनों तरह के ऑर्गेनिजम्स रहते हैं, ठीक है। जैसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, वैसे नॉन लिविंग के साथ वर्ड ऑर्गेनिज्म लगाना मुनासिब नहीं होता, नॉन लिविंग थिंग्स का वर्ड लगता है। एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं, एक सिंपल एग्ज़ाम्पल अगर मैं आपको दूं, जैसे मैं इस कमरे में खड़ा हूं तो मैं लिविंग ऑर्गेनिज्म हूं, लेकिन मेरे अलावा इस कमरे में जितनी भी चीज़ें हैं, हत्ता कि जो एयर है जो कि मैं इनहेल कर रहा हूं और एक्सहेल कर रहा हूं, वो भी नॉन लिविंग है। इसके अलावा ये डाइस, ये टेबल, वाइट बोर्ड, लाइट्स, कैमरा एटसेट्रा, जितनी चीज़ें हैं नॉन लिविंग हैं। लेकिन इस रूम में मैं लिविंग और वो नॉन लिविंग, हम दोनों एक जगह पर रहकर मैं अपनी नीड्स पूरी कर रहा हूँ इनसे। तो ये एक इकोसिस्टम की एग्जांपल है। डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट एज अ रिजल्ट ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज़ इज कॉल्ड डिफॉरेस्टेशन, ठीक है जी। इफ़ेक्ट्स ऑफ डिफॉरेस्टेशन ऑन द इन्वायरमेंट, अब हम देखते हैं कि इन्वायरमेंट के ऊपर इसका इफ़ेक्ट कैसे होता है। डिफॉरेस्टेशन हैज़ मैनी एडवर्स इफ़ेक्ट्स ऑन द इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट के ऊपर इसके बहुत ज़्यादा यानी बदतरीन जो हैं वो असरात होते हैं, मुरतब होते हैं। इट चेंजेस वेदर एंड क्लाइमेट, ये आपका मौसम और आब हवा को बदल देते हैं। रूट्स ऑफ ट्रीज़ होल्ड द सॉइल, कटिंग ऑफ ट्रीज लीड्स टू सॉइल इरोजन एंड फर्टाइल पार्ट ऑफ सॉइल इज़ लॉस्ट थ्रू दिस प्रोसेस। जब दरख्त को काटा जाता है या दरख्तों को काटा जाता है तो उस जगह की जितनी भी सॉइल होती है वो ख़राब होना शुरू हो जाती है, ठीक है। व्हेन फॉरेस्ट्स आर कट, रेट ऑफ इवेपोरेशन इज़ रिड्यूस विच रिजल्ट्स इन लेस रेन। जैसा मैंने आपको यहाँ पे बताया कि क्लाउड फॉर्मेशन करके रेन करना प्लांट्स का काम है, यानी फॉरेस्ट्स का काम है। तो अगर फॉरेस्ट्स को काट दिया जाएगा तो इवेपोरेशन रिड्यूस हो जाएगी और अल्टीमेटली क्लाउड फॉर्मेशन नहीं होगी और रेन जो है उसका जो कंसंट्रेशन है वो लेस हो जाएगी।
डिफॉरेस्टेशन डिक्रीजेज द कार्बन डाइऑक्साइड कंजम्पशन बाय प्लांट्स इंक्रीजिंग इट्स अमाउंट इन द इन्वायरमेंट। जैसे मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि कार्बन डाइऑक्साइड को असल में प्लांट्स क्या कर लेते हैं, यूटिलाइज कर लेते हैं, कंज्यूम कर लेते हैं, जिस वजह से इन्वायरमेंट के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन कम हो जाती है और ये ऊपर जाके एटमॉस्फेयर में टॉक्सिक गैसेस का पार्ट नहीं बनती। लेकिन अगर आप फॉरेस्ट काट देंगे तो प्लांट्स तो उस कार्बन डाइऑक्साइड को यूज़ ही नहीं कर पाएंगे। जब वो उस कार्बन डाइऑक्साइड को यूज़ ही नहीं कर पाएंगे तो अल्टीमेटली सी बात है कि कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन इन्वायरमेंट के अंदर बढ़ जाएगी। दिस लीड टू द इंक्रीज्ड ग्रीन हाउस इफेक्ट एंड ग्लोबल वार्मिंग, जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग और ग्रीन हाउस इफेक्ट जैसे जो प्रॉब्लम्स हैं वो बढ़ जाएंगी। आगे चलते हैं पेज नंबर 54, इफ़ेक्ट्स ऑफ डिफॉरेस्टेशन ऑन वाइल्ड लाइफ। अब हम देखते हैं कि जो जंगली हयात है डिफॉरेस्टेशन की वजह से उन्हें क्या नुकसान हैं। देखिए, दो तरह की ज़िंदगी होती है। एक आपने देखा होगा कि डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स होते हैं। डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स वो जानदार होते हैं या वो जानवर होते हैं जिनको हम घर में पाल सकते हैं, ठीक है, जैसे काऊ, बफेलो, जिनको हम घर में इजीली पाल सकते हैं। वाइल्ड लाइफ या नॉन डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स वो हैं जिन्हें हम घर पे नहीं पाल सकते, लायन है, चीता है, एट्सेट्रा। इसी तरह कुछ प्लांट्स होते हैं जिन्हें हम नॉन कल्टीवेटेड प्लांट्स कहते हैं या उन्हें हम वाइल्ड लाइफ प्लांट कहते हैं। जंगली जो पौधे हैं वो उन्हें हम घर में नहीं कल्टीवेट कर सकते, ठीक है, जबकि कुछ होते हैं कल्टीवेटेड प्लांट्स जिन्हें हम घर में लगा सकते हैं। तो यहाँ पर बात हम वाइल्ड लाइफ की करने लगे हैं, यानी वो ज़िंदगी, वो लाइफ जिसको हम घर में नहीं रख सकते, यानी वो जानवर और वो पौधे जिनको हम घर में नहीं पाल सकते, उनके लिए फॉरेस्ट का होना ज़रूरी है। दैट टाइप ऑफ प्लांट्स और एनिमल्स, सॉरी, दैट टाइप ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स आर कॉल्ड वाइल्ड लाइफ। तो ऑल नॉन कल्टीवेटेड प्लांट्स एंड नॉन डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स ऑफ एन एरिया, एक एरिया के, आर कलेक्टिवली कॉल्ड वाइल्ड लाइफ। डिफॉरेस्टेशन डिस्ट्रॉयज द हैबिटेट्स ऑफ वाइल्ड लाइफ। उनकी जो हैबिटेट है उसको इन्होंने तबाह कर दिया, डिफॉरेस्टेशन है। द एक्सटिंक्शन रिस्क ऑफ वाइल्ड लाइफ, एक्सटिंक्शन का मतलब है ख़त्म हो जाना, दुनिया से ख़त्म हो जाना। जैसे जब वाटर पोल्यूशन बहुत ज़्यादा हुई तो आबी हयात यानी एक्वेटिक लाइफ के अंदर एक ऑर्गेनिज़म था जिसे हम गोल्डन फ्रॉग कहते थे। आपने अगर फ्रॉग देखा होगा तो यकीनन आपने हार्ड ग्रीन कलर जिस तरह या लाइट ग्रीन कलर जिस तरह हमारे फ्लैग का कलर होता है, उस कलर में आपने फ्रॉग को देखा होगा। लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि 1967 में गोल्डन फ्रॉग भी हुआ करते थे, 1967 से पहले। लेकिन 1967 में गोल्डन फ्रॉग की पूरी स्पीसी डिस्ट्रॉय हो गई, उसका हैबिटेट ही दुनिया से ख़त्म हो गया। क्यों? क्योंकि वाटर पोल्यूशन ह्यूमन बीइंग्स ने उस टाइम के बहुत ज़्यादा कर दी थी, जिस वजह से गोल्डन फ्रॉग जो थे वो सारे के सारे उस पानी के अंदर उनकी डेथ हो गई थी और वो ख़त्म हो गए। आज गोल्डन फ्रॉग आपको देखने को नहीं मिलेंगे क्योंकि वो दुनिया से एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। इसी तरह डायनासोर्स हैं, साइंस से रेलिवेंट अगर बात की जाए तो ये एक्सटिंक्ट ऑर्गेनिज्म है जो अब दुनिया में मौजूद नहीं है, ठीक है। मैंने अभी आपको तकरीबन कोई 50-70 ईयर्स पहले की एक एग्जांपल गोल्डन फ्रॉग की दे दी है, आप इसे नेट पे भी सर्च कर सकते हैं। बहरहाल द एक्सटिंक्शन रिस्क ऑफ वाइल्ड लाइफ, कि अब वाइल्ड लाइफ जो है यानी जो जंगली हयात है, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म जो जंगल में पाए जाते हैं, वो एक्सटिंक्ट होने का ख़तरा है, इज़ इंक्रीज्ड, वो बढ़ता जा रहा है। क्यों? वाइल द नेचुरल बैलेंस मेंटेन्ड बाय द वाइल्ड लाइफ इज़ डिस्टर्ब, क्योंकि उनका जो बैलेंस है वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो चुका है। क्योंकि जब फॉरेस्ट काट दिए जाएंगे तो वाइल्ड लाइफ जो उधर रहती है उनको अपना फूड नहीं मिल सकेगा उन ट्रीज से। तो इस तरह वो पूरी जो चेन बनी है वो पूरी की पूरी चेन जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगी। स्टूडेंट्स, आगे मूव करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। द नेक्स्ट टॉपिक इज़ लैक ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। नेचुरल रिसोर्सेज से मुराद कि कुदरती जो सोर्सेज हैं, रिसोर्सेज जो हमें प्रोवाइड किए गए हैं, उनकी बात यहाँ पर हो रही है। देखिए, रिसोर्सेज दो तरह के हैं, एक है रीन्यूएबल रिसोर्सेज, एक है नॉन रीन्यूएबल रिसोर्सेज। जो रीन्यूएबल रिसोर्सेज हैं वो रिसोर्सेज हैं जिन्हें बार बार जनरेट किया जा सकता है, लेकिन
नॉन रीन्यूएबल रिसोर्सेज वो हैं जिन्हें बार बार जनरेट नहीं किया जा सकता, वो एक दफ़ा ही जनरेट होते हैं, उनका एक दफ़ा ही इस्तेमाल होता है और वो फिर ख़त्म हो जाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने आज सुबह अपनी जो बाइक है उसके अंदर 5 लीटर पेट्रोल डलवाया, रात को आप घर पे वापस आते हैं तो आपका 1 लीटर पेट्रोल है, तो बेटा वो जो 4 लीटर पेट्रोल है वो कहाँ पर गया? तो बेटा वो 4 लीटर पेट्रोल असल में टॉक्सिक गैसेस बन के या दूसरी गैसेस जो भी हैं वो गैसेस बन के ऊपर जा चुका है। तो अब वो 5 लीटर पेट्रोल जो है उसमें से 4 लीटर अब वेस्ट हो चुका है, अब वो आपके पास 1 लीटर बचा है। तो आप यूँ कहेंगे कि जितने भी फॉसिल फ्यूल्स हैं, कोल, पेट्रोल, नेचुरल गैस, आर ऑल नॉन रीन्यूएबल रिसोर्सेज, इन्हें आप एक दफ़ा इस्तेमाल कर सकते हैं और ये दोबारा जनरेट नहीं हो सकते। ठीक हो गया। और रीन्यूएबल रिसोर्सेज से मुराद ऐसे रिसोर्सेज जो बार बार जनरेट हो सकते हैं या ऐसी अशिया जो बार बार जनरेट हो सकती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप एक स्प्राइट की बोतल लेकर आते हैं, ठीक है, आप उस स्प्राइट की बोतल को पीते हैं, अब वो बोतल खाली हो जाती है। अब आप क्या करते हैं, उसी बोतल को वॉश करते हैं, वॉश करके उसको पानी में भर देते हैं, मतलब उसको पानी से रीफ़िल कर लेते हैं और फ्रिज में रख देते हैं। अब देखिए वो बोतल जो है वो रीयूज़ हो रही है, आप उसको इस्तेमाल कर रहे हैं, तो वो रीन्यूएबल रिसोर्स है, यानी वो जनरेट दोबारा यूज़ हो सकती है। आइए इसे रीड करते हैं। रिसोर्सेज आर द मटीरियल्स इन द इन्वायरमेंट डैट आर रेडी फॉर ह्यूमन यूज़ और मे बी यूज्ड इन फ्यूचर। तो रिसोर्सेज ऐसे मटेरियल हैं जो कि तैयार होते हैं या तैयार हो रहे होते हैं जिन्हें ह्यूमंस ने सिर्फ इस्तेमाल करना है, जैसे फॉसिल फ्यूल्स हैं, मिनरल्स हैं, ट्रीज़ हैं, एनिमल्स हैं, वाटर है, ये तमाम नेचुरल रिसोर्सेज हैं। ये रिसोर्सेज जो हैं ऑन द अर्थ आर लिमिटेड, लिमिटेड का मतलब कि ख़ास अमाउंट में मौजूद हैं। मैनी ऑफ देम, इनमें से बहुत से तो ऐसे हैं जैसे मिनरल्स और फॉसिल फ्यूल्स हैं, ये नॉन रीन्यूएबल है, दोबारा जनरेट नहीं हो सकते। A resource that does not regenerate quickly, it is called non-renewable resources। ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन भी और इसके एग्जांपल में आप मिनरल्स एंड फॉसिल फ्यूल्स लिख देंगे। The limited and non-renewable resources are used to produce energy for running industry, transport, household appliances। ये चीज़ें जो हैं इनसे इस्तेमाल में लाई जा रही हैं। They will get depleted and hence alternate source of energy need to be developed। अब ये दिन ब दिन क्योंकि यूज़ होते जा रहे हैं तो इस वजह से क्योंकि ये लिमिटेड हैं तो हमें इनका कोई अल्टरनेट सोर्स ढूंढना पड़ेगा। हाउएवर देयर अनवाइज यूज़ मस्ट बी स्टॉप। अनवाइज यानी इसको अगर आप चालाकी से इस्तेमाल नहीं करेंगे तो ये ख़त्म होना शुरू हो जाएंगे, इसलिए आपको इनको चालाकी से इस्तेमाल करना पड़ेगा। अ लॉट ऑफ एनर्जी विच कुड बी यूजफुल वर्क इज़ वेस्टेड बाय मैन। फॉर इंस्टेंस, हाउसहोल्ड एप्लाइंसेज आर लेफ्ट रनिंग इवन व्हेन नो वन इज़ यूजिंग दैम। बेटा ये एक बड़ी जनरल बात है कि घर में आप बैठे हुए हैं, एसी चला हुआ है, आजकल गर्मियाँ हैं, या पंखा वगैरह चला हुआ है, आप कमरे से बाहर जाते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल आप 10 मिनट के लिए बाहर जाते हैं, तो तरीक़ाकार ये है कि आप जाते वक्त वो एसी, वो पंखा, जो भी चीज़ रनिंग में थी आप उसको बंद करके जाएँ। इससे क्या होगा कि आपकी बिजली सेफ़ होगी, इलेक्ट्रिसिटी जो है वो सेफ़ होगी। अब आप 2 मिनट के लिए सोचिए कि अगर आप 10 मिनट के लिए बाहर जाते हैं, एसी भी चलता छोड़ गए हैं आप, लाइट्स भी चलती छोड़ गए हैं, तो वो बिजली यूज़ हो रही है और वेस्ट हो रही है। तो आप ह्यूमन हैं तो आप उसको वेस्ट कर रहे हैं। अगर आप वही 10 मिनट के लिए बंद कर देते तो 10 मिनट के लिए वो सेफ़ हो जाती और वो कहीं ना कहीं और कहीं इस्तेमाल हो जाती। लेकिन हमारा यहाँ पे क्या तौर तरीका है, स्पेसिफ़िकली यहाँ पाकिस्तान में हम क्या करते हैं, अच्छा जी अगर अपने घर की बिजली है तो हम बटन जो है बड़ी जल्दी बंद करेंगे, पता है कि बिल आएगा। लेकिन अगर हम कहीं कॉलेज गए हैं, स्कूल गए हैं, सेमिनार पे गए हैं, स्पेसिफ़िकली मस्जिद वगैरह में गए हैं, तो मोस्टली केसेस में ऐसा ही होता है। आपने अगर इसको कभी फील किया हो कि आपने अगर पंखा जो है वो चलाया हुआ था, ठीक है, तो उठते वक्त जब आप जाएंगे तो आप उसको बंद नहीं करके जाएंगे। ये एक बड़ी ही गलत बात है। आप ये ना सोचिए कि आपने उसका बिल नहीं देना तो इसका मतलब आप उसको बंद भी नहीं करके जाएंगे, ठीक है। ये चीज़ आपने नहीं सोचनी, आपने पॉजिटिव थिंकिंग रखनी है। क्या कि आपने उसे बंद करके जाना है, क्योंकि अगर वो 10 मिनट भी बंद रहा तो कुछ ना कुछ यूनिट्स बच जाएंगे और वो किसी और के यूज़ में आ जाएंगे, ठीक है ना। तो यही वाइज मेथड है आपकी जितने भी रिसोर्सेज हैं उनको बचाने का, ठीक है। अगर आप घर में बैठे हुए आपने स्टडी करना है, आप रूम में बैठे हुए हैं, 3 बल्ब हैं, आप तीनों को जला लें, क्योंकि अब आप यूज़ कर रहे हैं, आपकी नीड है, रिक्वायरमेंट है। लेकिन जब आप कमरे से बाहर जाने लगे आप तीनों को बंद कर दें, ठीक है। अच्छा जी,
Similarly, instead of using public transport, personal cars are used which consume a lot of fuel. ये बात भी बड़ी जनरल है। आपने घर से एक छोटे से चौक तक स्टॉप तक जाना है तो उसके लिए भी आप बाइक निकाल के जाते हैं कि जी मेरी तो टांगों में दर्द हो जाएगा। अब आप अगर पैदल चल के जाएँ तो उसके फ़वाइद देखिए। पैदल चलने से सबसे पहला फ़ायदा जो आपको होगा कि आप एक किस्म से चल रहे हैं तो आपकी बॉडी जो है वो वर्किंग में रहेगी। दूसरा, आपकी बॉडी जो है वो वर्किंग में रहने के साथ साथ जो है वो वार्मर भी रहेगी। आपका वेट भी थोड़ा थोड़ा मतलब उसकी वजह से उस पर इफ़ेक्ट पड़ेगा। तो चलने के बहुत फ़ायदे हैं। अब आपने यहाँ करीब तक जाना है, आप बाइक पे चले जाएं या आप कार में चले जाएं तो ये चीज़ गलत है। आपको पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करनी चाहिए। पहले पब्लिक ट्रांसपोर्ट बहुत यूज़ होती थी, आजकल तो बहुत कम है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट का ये फ़ायदा है कि पेट्रोल जो है वो बच जाता है, ठीक है। और पेट्रोल हमने अभी पढ़ा है कि एक नॉन रीन्यूएबल रिसोर्स है। द अनवाइज यूज़ ऑफ नॉन रीन्यूएबल रिसोर्स ऑफ एनर्जी में रिजल्ट इनटू नॉन रिकवरेबल लॉस, ऐसा नुकसान जिसको आप कवर नहीं कर पाएंगे। टू अवॉइड सच लॉस द रिसोर्सेज मस्ट बी कंजर्व फॉर फ्यूचर यूज़, हमें इन्हें कल के लिए बचाना चाहिए। वी मस्ट आल्सो सर्च फॉर अल्टरनेट सोर्स ऑफ एनर्जी, और हमें कोई दूसरा तरीका भी इख्तियार करना चाहिए जिससे हम एनर्जी बना सकें। जैसे इलेक्ट्रिसिटी बनाने के डिफरेंट मेथड्स हैं। फॉर एग्जांपल सोलर एनर्जी से तैयार करती जा रही है, विंड एनर्जी से इलेक्ट्रिसिटी बनाई जा सकती है, हाइड्रो पावर यानी वाटर से एनर्जी बनाई जा रही है, एटॉमिक एनर्जी इससे इलेक्ट्रिसिटी बनाई जा रही है। तो इलेक्ट्रिसिटी जो है वो डिफरेंट मेथड से बनाई जा रही है, जिस वजह से हम इसको ईज़िली यूज़ कर सकते हैं। ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक था अभी तक कि आपने पीछे जितनी बातें की थी उसका ये कह लीजिए कि एक किस्म से एक इम्पॉर्टेंट उससे रेलिवेंट टॉपिक था, जो ये बताता है कि आपने अपनी ज़िंदगी में बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव रहकर चीज़ों का इस्तेमाल करना है, क्योंकि हर चीज़ की अपनी जगह पर एक इम्पॉर्टेंस होती है और आपने उसको उसी इम्पॉर्टेंस पर रख कर इस्तेमाल करना होता है। अब आगे मूव करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, विच इज़ कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज। बेटा, कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज का मतलब कि आप उन्हें कंजर्व कैसे कर सकते हैं, आप उन्हें बचा कैसे सकते हैं, ठीक है। अब ये एक तरीक़ाकार है जिसे हम नाम देते हैं 3R स्ट्रेटजीज़। 3R से मुराद के पहले जो 3 लफ्ज़ हैं तीनों स्ट्रेटजीज़ के वो R से स्टार्ट होंगे। द फर्स्ट इज़ रिड्यूस, द सेकंड इज़ रीयूज़ एंड द थर्ड इज़ रीसाइकल, ठीक है। R से तीनों वर्ड यूज़ हो रहे हैं, स्टार्ट हो रहे हैं, सॉरी। दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड 3R स्ट्रेटजीज़। अब होता क्या है, देखिए जो लिमिटेड सोर्सेज हैं उन्हें तो हम बचा नहीं सकते, उनके लिए तरीक़ाकार यही है कि हम बड़े ही सोच के साथ, समझदारी के साथ उनको इस्तेमाल करें। लेकिन अब एक और तरीका भी है जिसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसको हमने क्या नाम दिया है, 3R स्ट्रेटजीज़, जिसको हमने नाम दिया रिड्यूस, रीयूज़ एंड रीसाइकल। तो जो चीज़ें कंजर्व हो सकती हैं, बच सकती हैं, उनको बचाने के लिए हम ये मेथड जो है वो अप्लाई करते हैं। मैं एक सिंपल एग्जांपल शुरू में देना चाहूँगा ताकि मैं आपको अपनी बात समझा सकूँ, फिर हम बुक की रीडिंग से समझने की कोशिश करेंगे। देखिए बात वही है स्प्राइट की बोतल की। आप बाहर जाते हैं, 100 रुपीज़ से एक स्प्राइट की बोतल जो है वो लेकर आते हैं। आप ला के स्प्राइट की बोतल पीते हैं, बोतल ख़त्म हो जाती है तो आप कहते हैं जी इट इज़ अ रिड्यूस मेथड, बोतल कंप्लीट हो गई है। उसके बाद आप उस बोतल को पानी की मतलब उसमें पानी रीफ़िल करेंगे तो आप कहेंगे जी रीयूज़, आपने उस बोतल को दोबारा इस्तेमाल किया। फिर क्या होगा, आप उस बोतल को फेंक देंगे, ठीक है, वो कूड़े क्रिकेट में चला जाएगा, वेस्ट हो जाएगी आपके लिए। वो अलग बात है जब वो कूड़ा लेने वाला जो आएगा इंसान, जो उस कूड़े को इकट्ठा करेगा, वो उसको स्पेसिफिक लेवल पर ले जाएगा, वहाँ पे जाके बॉटल्स अलग कर लेगा। वही बॉटल्स जो हैं वो दोबारा यूज़ होंगी कहीं ना कहीं पर, जिसको हम कहते हैं कि इनकी वहाँ पर क्या होती है, रीसाइकलिंग, कि एक साइकिल चलती है जिसके थ्रू ये वापस आती है, ठीक है। जैसे आपने देखा होगा जो शीशे की बोतल होती हैं जिन्हें हम रेगुलर कहते हैं, रेगुलर बोतल आप खड़े होकर पीते हैं, पीकर छोड़ देते हैं, रिड्यूस होती है, वो बोतल दोबारा जाती है, साफ़ होती है, साफ़ होकर दोबारा मार्केटेड होती है, रिसाइकिल होकर आती है, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे हम बहुत सी चीज़ें हैं जिनके ऊपर ये मेथड अप्लाई करके उन चीज़ों को बचा भी सकते हैं, बार बार यूज़ भी कर सकते हैं, जिससे ये रिसोर्सेज जो हैं वो कंजर्व रहेंगे। फॉसिल फ्यूल्स आर प्रेजेंट ऑन द अर्थ इन लिमिटेड क्वांटिटीज़, लिमिटेड यानी स्पेसिफिक अमाउंट। देयर अनवाइज यूज़ मस्ट बी स्टॉप्ड, हमें रोक देना चाहिए, एंड दे नीड टू बी कंजर्व्ड। 3R strategies, reduce, reuse, recycle can be adopted for conservation of resources.
अच्छा जी, द फर्स्ट स्ट्रेटजी इज दिस कनेक्शन इज रिड्यूस, चीज़ को कम करना, डैट इज़ द यूज़ ऑफ नॉन बायोडिग्रेडेबल ऑब्जेक्ट्स शुड बी रिड्यूस्ड एंड रिसोर्सेज विच आर यूज्ड इन देयर मैन्युफैक्चर शुड बी कंजर्व्ड। बेटा नॉन बायोडिग्रेडेबल का मतलब जो चीज़ें खाई ना जा सकें या वो चीज़ें जिनको माइक्रो ऑर्गेनिज्म ख़त्म ना कर सकें, ठीक है, उन ऑब्जेक्ट्स को जो है आप पहले रिड्यूस करते हैं, कम करते हैं, मतलब उन्हें यूज़ कर लेते हैं और यूज़ करने के बाद उन रिसोर्सेज को मैन्युफैक्चरिंग किया जाता है। सेकंड स्टेप में उनके साथ ये किया जाता है कि उन्हें रीयूज़ किया जाता है कि द नॉन बायोडिग्रेडेबल ऑब्जेक्ट्स शुड बी यूज्ड अगेन एंड अगेन, कि उन्हें बार बार इस्तेमाल किया जाता है इंस्टेड ऑफ थ्रोइंग दैम आफ्टर फर्स्ट यूज़, कि आप फर्स्ट टाइम इसे यूज़ करके फेंक दें, ऐसा नहीं होता, आप उन्हें बार बार यूज़ करते हैं। जैसे मैंने आपको स्प्राइट की बोतल की एग्जांपल दी कॉन्सेप्ट क्रिएट करने के लिए या कॉन्सेप्ट बिल्डअप करने के लिए कि आप बोतल पहले पीते हैं, वो रिड्यूस होना शुरू हो जाती है, फिर उस बोतल को आप फेंकेंगे नहीं, उसे आप रीयूज़ करेंगे। द थर्ड स्ट्रेटजी इज़ रिसाइकलिंग, डैट इज़ द वेस्ट ऑब्जेक्ट्स मेड ऑफ नॉन बायोडिग्रेडेबल मटीरियल्स शुड बी कलेक्टेड, उनको एक जगह इकट्ठा कर लिया जाएगा, क्लीन्ड, उन्हें साफ़ किया जाएगा, मेल्ट, उन्हें टेम्परेचर दिया जाएगा इतना, एंड रीमोल्डेड, कि उनकी शेप चेंज हो जाए, रीमोल्डेड शेप का चेंज होना इनटू न्यू ऑब्जेक्ट्स, और उनसे नई अशिया या नई चीज़ें बना ली जाएंगी। बेटा इस तरह एक तो वेस्ट नहीं बनेगा, गंदगी नहीं होगी, किसी भी किस्म की पोल्यूशन कॉज नहीं होगी, पोल्यूशन होगी ही नहीं, ना ही एयर, ना ही वाटर, ना ही साउंड और ना ही लैंड। तो इस तरह ये मेथड अगर हम अपना लें 3R स्ट्रेटजीज़ का, तो इसकी वजह से हमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है। अब आगे इसी से रेलिवेंट एक टॉपिक है सेविंग द अर्थ, कि आप ज़मीन को कैसे बचा सकते हैं। देखिए यहाँ पे वर्ड पाकिस्तान, इंडिया, सब कंटिनेंट, किसी स्पेसिफिक कंट्री का नहीं लिखा हुआ, अर्थ की बात हो रही है, पूरी दुनिया की बात हो रही है, पूरी दुनिया पे जो रहते हैं ह्यूमन बींग्स उनकी बात और उनसे रेलिवेंट जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनकी बात हो रही है। तो अब हम ज़मीन को सेफ कैसे कर सकते हैं। कहते जी द अर्थ इज़ द ओनली प्लैनेट इन आवर सोलर सिस्टम वेयर लाइफ कैन सर्वाइव। ठीक है, हमारे पास सोलर सिस्टम्स हैं, हमने पढ़े हैं 9 सोलर सिस्टम्स है, जिनमें से अब 8 अवेलेबल हैं, जिनमें से एक ही है जिस पे ज़िंदगी यानी लाइफ एग्जिस्ट करती है। द ओनली वन सिस्टम इज़ अर्थ। पोल्यूटेंट्स आर हार्मफुल टू द लाइफ ऑन अर्थ, लेकिन जितने भी पोल्यूटेंट्स हैं ये ज़मीन के ऊपर हमारी ज़िंदगी के लिए बहुत ज़्यादा ख़तरनाक हैं। वी शुड कीप द अर्थ्स इन्वायरमेंट क्लीन एंड हेल्दी, हमें अपनी अर्थ को साफ़ सुथरा जो है वो रखना पड़ेगा। द फॉलोइंग मेजर्स कैन बी टेकन फॉर सेविंग द अर्थ फ्रॉम द टॉक्सिक इफ़ेक्ट्स ऑफ पोल्यूटेंट्स। तो नीचे दिए गई अगर हदायत पे हम चलेंगे तो इनकी बुनियाद पर हम अपनी ज़मीन को बचा सकते हैं। तो जो मेथड्स हैं जो हम पढ़ने लगे हैं, तो ये सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट जो बेसिक मेथड है वो कहलाता है सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, कि एक ऐसी मैनेजमेंट की जाए जिससे जितने भी सॉलिड वेस्ट्स हैं उन तमाम सॉलिड वेस्ट्स को हम स्पेसिफिक तरीके से वेस्ट फॉर्म में आगे रिड्यूस करें, जिसकी वजह से किसी भी किस्म की पोल्यूशन कॉज ना हो। अब वो कौन कौन से वेस्ट हैं जो कि हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में हैं और जिनको हम डंप करने की कोशिश करते हैं, फेंक देते हैं। जैसे अक्सर होता है, आज भी ये होता है, जो कि बड़े ही दुख वाली बात है कि ऐसा होना नहीं चाहिए, कि अक्सर लोग जो हैं वो अपने घर का जितना भी गार्बेज होता है, जिसे हम कूड़ा क्रिकेट कहते हैं, उसको गली मोहल्ले में फेंक देते हैं। बेटा उन्हें आप स्ट्रीट में तो फेंक देंगे, उसका नुकसान भी आपको है, सोचिए कैसे। अब वो जब आप गली वगैरह में फेंकते हैं, बारिश वगैरह होगी, बारिश में वो मिक्स होगा, वो सारा वेस्ट जो है चल कर ट्रैवल करेगा, छोटी छोटी लेक, स्ट्रीम, पॉन्ड्स में जाएगा, वहाँ से ट्रैवल करके सी और ओशन तक जाएगा। तो जितनी भी इक्वेटिक लाइफ है, पानी, आबी हयात है, वो इसी वजह से किल हो जाएगी। और फिर यही पानी किसी ना किसी लेवल से ट्रैवल करके आप तक, आपके घरों तक भी आता है। ये वही गंदा पानी होता है। तो बेटा आज अगर आपकी ये सोच पॉजिटिव होगी कि आपने काम नहीं करना, तो इंशाल्लाह ये आपको देखकर दूसरे भी इस चीज़ को अर्न करेंगे। ह्यूमन बीइंग्स जो हैं वो कॉपी करते हैं एक दूसरे की हैबिट्स को। अगर आप अच्छी आदत अपनाते हैं तो दूसरा जो है वो इसको कॉपी करेगा और कहेगा वाह यार बच्चा है लेकिन इसकी इतनी अच्छी सोच है, तो वो इसको कॉपी करेगा और इंशाल्लाह ये एक चेन बन जाएगी और इस तरह ये स्प्रेड होती चली जाएगी। आइए देखते हैं हम अपनी सॉलिड वेस्ट्स को।
सॉलिड वेस्ट इंक्लूड प्लास्टिक एंड ग्लास आइटम्स, जिसमें प्लास्टिक आ जाता है, ग्लास आ जाता है, स्टायरोफोम आ जाता है, सीवेज स्लग्स आ जाते हैं, एग्रीकल्चर वेस्टेज आ जाती हैं, डोमेस्टिक ट्रैश जो घरेलू वेस्टेज होती हैं, जिसे डोमेस्टिक गार्बेज कह लीजिए, घरेलू जो कूड़ा वगैरह है। दीज वेस्ट पोल्यूट द अर्थ्स इन्वायरमेंट व्हेन डम्प्ड ऑन ओपन प्लेसेस और बर्न्ड, जब इन्हें फेंका जाता है या जलाया जाता है तब। हैंस वी शुड नॉट डंप देम ऑन ओपन प्लेसेस नॉर बर्न देम, नॉर बर्न देम, ना तो हमें इन्हें फेंकना चाहिए और ना ही इन्हें जलाना चाहिए। दे शुड बी मैनेज प्रॉपरली, इन्हें हमें प्रॉपरली मैनेज करना चाहिए, जिनके लिए 3 तरीके हैं। द फर्स्ट मेथड इज़ लैंडफिल, द सेकेंड मेथड इज़ इंसिनरेशन एंड द थर्ड मेथड इज़ रीसाइक्लिंग। ये 3 डिफरेंट मेथड हैं जिनको यूटिलाइज करके हम अपनी सॉलिड वेस्ट को मैनेज कर सकते हैं। ठीक है बेटा, लैंडफिल का जो तरीक़ाकार है ये एक किस्म से क्या होता है कि आप जो ज़मीन होती है, स्पेसिफिक जगह होती है, पार्टिकुलेटेड या पर्टिकुलर जगह होती है जहाँ पे खंदक खोदी जाती है। ठीक है, ये ऑर्गेनिक मैटर जितना भी तैयार होता है उसका तरीक़ाकार यही है। खंदक, जिस तरह आपने गज़वा खंदक का नाम भी सुना होगा। ठीक है, वो गज़वा आपने देखा था, वो जंग थी जिसमें हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने जंग लड़ते वक्त खंदक जो थी वो खुदवाई थी। बहरहाल इसमें ये होता है कि आप जगह को खोद देते हैं, जितना भी सॉलिड मटेरियल होता है वो इन जगहों में डाल दिया जाता है और ऊपर मिट्टी वगैरह डाल दी जाती है और ऊपर से इसको क्लोज़ कर दिया जाता है। एक हिसाब से जितनी भी सॉलिड वेस्ट्स होती हैं वो बरिड हो जाती हैं, दफन कर दी जाती हैं। इससे ये होता है जब इसके ऊपर मिट्टी वगैरह डाली जाती है तो अगर तो उन वेस्ट्स के अंदर कोई ऑर्गेनिक मटेरियल है, यकीनन जो कि होता है कार्बन वगैरह, तो उस मिट्टी को मिल जाता है, जिससे वो सॉइल ज़रखेज़ हो जाती है, वो मिट्टी जो है वो ज़रखेज़ होना शुरू हो जाती है और कल को आप वहाँ पर प्लांट्स वगैरह और मतलब एक हिसाब से रीफॉरेस्टेशन या कह लीजिए एफॉरेस्टेशन की जा सकती है। ठीक है, तो ये लैंडफिल हमारा जो पहला मेथड है वो ये है। आइए इसे रीड करते हैं। इन दिस मेथड सॉलिड वेस्ट आर बरिड इन प्रॉपरली डिज़ाइन लैंडफिल्स, उन्हें डिज़ाइन किया जाता है स्पेसिफिक लेवल पे, विच आर वेल मैनेजिंग फॉर्म में होती हैं फॉर मेंटेनिंग हाइजीनिक कंडीशंस, साफ़ सुथरी कंडीशन। इट इज़ रिलेटिवली इनएक्सपेंसिव मेथड ऑफ डिस्पोजिंग ऑफ वेस्ट मटीरियल्स, और ये बड़ा ही सादा और आसान तर तरीका है वेस्ट को ठिकाने लगाने का, यानी ख़त्म करने का एक जगह से। सेकंड मेथड, अगर आपको ये नहीं समझ आता, लैंडफिल्स आपको मुश्किल लगता है, तो सेकंड मेथड है इंसिनरेशंस। इंसिनरेशन में बेटा क्या होता है कि जो आपकी प्रोडक्ट है जिसको आपने वेस्ट बनाना है, आप उसे इतना ज़्यादा टेम्परेचर देते हैं कि क्विकली जल्दी से वो प्रोडक्ट जो है अपनी शेप चेंज करके वेस्ट बन जाती है। तो ये इसमें क्या होता है, इन दिस मेथड वेस्ट आर बर्नड एट एक्सट्रीमली हाई टेम्परेचर। ठीक है, अगला रीसाइकलिंग है। तो बेटा ये रीसाइकलिंग वही है जो आपने पीछे ऊपर मतलब कि अपना कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज में पढ़ा था कि आपके पास जितनी चीज़ें आएंगी, जितनी भी आइटम्स आएंगी, ग्लास आइटम, प्लास्टिक, पॉलीथीन, इनको आप सेपरेट करके क्लीन करेंगे, साफ़ करेंगे, साफ़ करने के बाद इनको मेल्ट करेंगे और इनसे नई प्रोडक्ट्स बना लेंगे। ठीक है, इसे आप रीड कर लीजिएगा, सेम लिखा हुआ है। आगे पेज नंबर 57 पे आ जाइए। इन्वायरमेंटल कैंपेन्स। बेटा इन्वायरमेंटल कैंपेन्स क्या होती हैं कि आप सेमिनार्स वगैरह करवाते हैं कि अभी तक हमने जितनी बातें की हैं, यकीनन इससे आपको ये बात समझ आई है कि दोषी जो है वो कौन है, ह्यूमन। तो ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से ये प्रॉब्लम्स हो रही हैं। तो अगर ह्यूमन को समझाया जाए कि भाई ये काम आप ना करें, आप ऐसा पेट्रोल इस्तेमाल ना करें जो कि टॉक्सिक गैसेस बनाता है, तो इस वजह इस तरह जो है वो आप इन जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं जो रिलेटेड टू ह्यूमन एक्टिविटीज़ हैं इनको कंट्रोल कर सकते हैं। बेटा ख़त्म नहीं कर सकते, फिल वक्त कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए कैंपेन्स कौन कौन सी लगा कर आप ये काम कर सकते हैं, इन्हें रीड कर लेते हैं। Environmental campaigns should be conducted frequently for creating awareness among common people, जो आम लोग हैं जिन्हें इतना इन चीज़ों के बारे में नहीं पता, about pollution and reducing its harmful effect। ठीक हो गया। सच कैंपेन्स में इंक्लूड सेमिनार्स हो सकते हैं, स्कूल टॉक्स हो सकती हैं, डिबेट्स जिन्हें हम कहते हैं। ठीक है, और सेलिब्रेटिंग द वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे जो 5 जून को मनाया भी जाता है, सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है जी, ये तकरीबन कुछ दिन पहले ही गुजरा है। आगे चलते हैं, हमारा लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर ऑल,
कि हम सब जो हम लोग हैं हमारी क्या ज़िम्मेदारी है। देखिए, जब आपको एक बात का पता चल गया है कि आपकी गलती है तो आप उसे एक्सेप्ट करिए और नेक्स्ट टाइम कोशिश करिए कि वो गलती आप ना करें, ठीक है, और उसे सुधारिए, ठीक है। मेथड क्या कर सकते हैं आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये सारा चैप्टर पढ़ने के बाद। आइए पॉइंट्स देखते हैं। पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी, डोमेस्टिक ट्रैश एंड अदर सॉलिड वेस्ट शुड नॉट बी डम्प्ड ऑन ओपन प्लेसेस। कि आप कभी भी अपने घर का जो कूड़ा क्रिकेट है या जो वेस्टेज हैं उसे बाहर ओपन नहीं फेंकेंगे, ये आपकी पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी है। दूसरी, इंस्टेड ऑफ पर्सनल कार पब्लिक ट्रांसपोर्ट शुड बी यूज फॉर ट्रैवल। ट्रैवलिंग के लिए आपको चाहिए कि आप जो है क्या यूज़ करें, पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करें, पर्सनल कार ना यूज़ करें। ये भी अगर आप करेंगे तो आप पेट्रोल को सेव करेंगे। देखिए, अगर मजबूरी आपने दूर जाना है और ज़रूरत है कि आप अपनी व्हीकल पे जाएं तो वो बात अलग है, लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं मैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे भी जा सकता हूँ, जा सकती हूँ, या पैदल जा सकता हूँ या जा सकती हूँ, तो आप उसको यूज़ करें, ठीक है। ये अब आपकी मैंटेलिटी है। सल्फ़र एंड लेड फ्री फ्यूल शुड बी यूज्ड इन व्हीकल्स। बेटा, पहले क्या होता था, पेट्रोल के अंदर सल्फ़र और लेड ये दो एलिमेंट्स हैं, ये मिक्स होकर आते थे जब पेट्रोल निकाला जाता था। तो वक्त के साथ साथ क्या किया गया, पेट्रोल को रिफ़ाइन किया गया, इसे साफ़ किया गया, ठीक है। अब तो वैसे सल्फ़र और लेड वाला फ्यूल जो है पेट्रोल अब मार्केटेड नहीं होता, पेट्रोल पंप पे नहीं आता, ठीक है। फैक्ट्रीज एंड इंडस्ट्रीज शुड बी शिफ्टेड अवे फ्रॉम द अर्बन एरियाज़। अर्बन एरियाज़ यानी शहर से इन्हें निकाल के दूर ले जाना चाहिए, क्योंकि इनमें से जो वेस्ट बनती हैं वो शहर में नहीं फैलनी चाहिए। एसिडिक इंडस्ट्रियल एग्जॉस्ट गैसेस मस्ट बी न्यूट्रलाइज बिफोर रिलीजिंग इनटू द एयर। आपने इंडस्ट्री में कोई भी चीज़ प्रोडक्ट तैयार की है तो उस प्रोडक्ट को तैयार करने के बाद जितनी भी वेस्टेज बनी है, चाहे वो गैस की फॉर्म में है, लिक्विड की फॉर्म में है, सॉलिड की फॉर्म में, अगर वो वेस्ट एसिडिक हैं तो उन्हें न्यूट्रलाइज किया जाए, यानी उन्हें कम एसिडिक करके फिर निकाला जाए एनवायरनमेंट के अंदर। इंजन्स ऑफ द व्हीकल्स शुड बी टर्न प्रॉपरली, ट्यून्ड प्रॉपरली। ट्यून्ड का मतलब उन्हें इंजन्स को आप ट्यून्ड वगैरह करवाएं, जिन्हें हम अक्सर कहते हैं जी हम अपनी बाइक की, कार की ट्यूनिंग सर्विस करवाने जा रहे हैं, ताकि जो है आपका पेट्रोल कम से कम इस्तेमाल हो। ट्यूनिंग नहीं करवाएंगे, उसे ट्यून नहीं करेंगे तो पेट्रोल ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ होगा, इंजन ज़्यादा पेट्रोल यूज़ करेगा। CFC फ्री प्रोडक्ट्स शुड बी यूज। CFC यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स नामी जितनी भी प्रोडक्ट्स हैं वो प्रोडक्ट्स में क्लोरोफ्लोरोकार्बन नहीं होना चाहिए। जैसा मैं आपको चैप्टर के आगाज़ से बता चुका हूँ कि अब वैसे भी जितनी भी अप्लाइंसेस हैं जिनमें पहले CFCS यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन यूज़ हो रही थी गैस, अब वो नहीं यूज़ हो रही। 3R स्ट्रेटजीज़ ऑफ रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकिल फॉर द कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज शुड बी अडॉप्टेड। यानी आपको 3R स्ट्रेटजीज़ को अडॉप्ट करना चाहिए। ट्रीज शुड बी ग्रोन अलॉन्ग द रोड साइड। आपकी कोशिश होनी चाहिए कि दरख्तों को लगाया जाए ताकि दरख्त जो हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकें, कार्बन डाइऑक्साइड को कंज्यूम कर सकें, ठीक हो गया। एंड द लास्ट पॉइंट इज़ डिफॉरेस्टेशन शुड बी अवॉइडेड, कि आपको डिफॉरेस्टेशन से बचना चाहिए। तो स्टूडेंट्स आ जाइए एक्सरसाइज में। आपको 4.2 में जो आपके क्वेश्चन रह गए थे, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6 एंड क्वेश्चन नंबर 7, होपफुली आपको इसके आंसर मिल जाएंगे। इसके बाद लॉन्ग क्वेश्चन 4.7, 4.8, 4.9, 4.10, 11 एंड 12, इसमें आपको इसकी मार्किंग करना बहुत इजी है, आप इजीली ख़ुद भी कर सकते हैं। बाकी जहाँ तक बात क्वेश्चन नंबर 4.12 की है, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि इसके 8 से 10 पॉइंट्स लिखे हुए हैं, आपने कोई से 5 पॉइंट लॉन्ग में याद करने। और एक और बात, इंपॉर्टेंट बात, कि स्टूडेंट्स इस चैप्टर से रेलिवेंट जो नोट्स हैं वो PDF फॉर्म में बनाकर इंशाल्लाह आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। स्कूल से आप रब्ता करके वो नोट्स मंगवा लीजिएगा ताकि आपको जो रेलिवेंट फॉर्म में शॉर्ट एंड लॉन्ग क्वेश्चंस हैं मार्क फॉर्म में वो मिल जाएं। होपफुली आज का लेक्चर काफ़ी अच्छा था, आपको समझ आई होगी। थैंक यू सो मच।